बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। मैं हूं हमजा तारड़ और हमारे साथ आज फिर हैं इशाल सुलेमान। हम वेलकम करते हैं इशाल को एक बार फिर, जो है ये हमारे सेट पे मौजूद है और हमारा साथ निभाएंगी। थैंक यू हमजा, बिल्कुल आपका साथ निभाएंगी। और मैं आप सबको भी इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहूँगी जो बैठे हुए देख रहे हैं हमें। आज हम आपके साथ एक बात शेयर करेंगे। जो घर पे बैठे रहते हैं, नॉर्मली लोग ज़्यादा देर बैठे रहते हैं, उनके लिए ये कि वो थोड़ा सा मुतहरक हो जाएं, थोड़ा सा वर्कआउट किया करें, थोड़ा सा हार्ड वर्क कर लिया करें, चहल पहल किया करें। बिल्कुल, क्योंकि हमजा मुझे ये बता रहे थे कि अगर आप एक हफ्ते में 75 मिनट से कम हार्ड वर्क करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप सुस्त तरीन इंसान हैं। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। ये जो रिसर्च सामने आई है इसके मुताबिक 8% आलमी जो अमवात होती हैं उसकी बड़ी वजह यह है कि आप ज़्यादा देर तक बैठे रहते हैं। जी हाँ, 8% जो आलमी अमवात हो रही होती हैं। जिस तरह से इशाल ने हमें बताया है, बिल्कुल ऐसा ही है कि अगर आप 75 घंटे एक हफ्ते के अंदर चहल पहल नहीं करते, कुछ जिस्मानी मशक्कत नहीं करते हैं, तो आप सुस्त और काहिल हैं और आप उन 8% लोगों के अंदर शामिल हो सकते हैं। और बहुत सारी बीमारियों की वजह भी ये बन रही है, ये आपका बहुत ज़्यादा देर तक बैठे रहना, लेटे रहना। आपको हार्ड वर्क अगर नहीं कर सकते तो चहल पहल तो लाजमी रखनी चाहिए। आप एटलीस्ट कि आप मॉर्निंग वॉक करें, मॉर्निंग वॉक कर लें, इवनिंग वॉक कर लें, या फिर आप हल्का फुल्का घर के कामों में भी थोड़ी सी दिलचस्पी रखें ताकि आपकी बॉडी जो है वो मुतहरक रहे और आप बीमारियों से बचे रहें। बिल्कुल ऐसे ही है, जैसे कि डायबिटीज़ की हम बात कर लें, हार्ट पेशेंट्स की हम बात कर लें, डिप्रेशन की हम बात कर लें और मुख्तलिफ बीमारियां हैं जिनका जिक्र किया गया है इस रिसर्च के अंदर कि आप क्योंकि बैठे रहते हैं। और अक्सर लोग जब उनसे पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि हमारी तो नौकरी ऐसी है कि हमें ज़्यादा देर बैठना पड़ता है। तो फिर उनके लिए तजवीज़ यह है कि आप हर रोज़ आधा घंटा ऐसा निकालें जिसमें या तो आप वर्कआउट कर सकते हो या फिर आप कोई भी और एक्सरसाइज जो है वो कर सकते हो। और ये एक अच्छी आदत है, इसको अपनी रूटीन का हिस्सा बना लेना चाहिए, वॉक करने को, चहलकदमी करने को। और वैसे भी ये सुन्नत रसूल भी है कि खाने के बाद आप जो है वो कुछ कदम जो है वो चहलकदमी लाजमी करें। तो मेरे ख्याल में ये आपको बहुत सारी बीमारियों से बचा सकता है। ये एक अच्छी बात थी जो हमजा ने मेरे साथ शेयर की थी, मैंने आपके साथ शेयर। हाँ जी, और थोड़ी सी एहतियात और एहसास जिम्मेदारी से हम अपनी भी जिंदगी को महफूज रख सकते हैं और दूसरों की जिंदगियों को भी महफूज बना सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और सूरत हाल ये है कि मुल्क में आलमी वबा कहर ढा रही है। लगातार दूसरे रोज कोरोना से 100 अमवात रिकॉर्ड की गई, जबकि केसेस की तादाद भी एक बार फिर अगर देखें तो 4000 से ज्यादा हो चुकी है। ये जो तीसरी लहर के पेश नज़र इलाकों में दोबारा लॉकडाउन लगाया गया था, स्मार्ट लॉकडाउन लगाया गया, जबकि कारोबारी सरगर्मियों के औकात कार भी महदूद कर दिए गए, लेकिन फिर भी साथ ये कहा जा रहा है कि एहतियात जो है वो लाजिम है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा ज़्यादा मुतासरा इलाकों में तो तालीमी इदारे भी बंद हैं और खैबर पख्तूनख्वा के मुतासरा अजला में भी तालीमी इदारों में अब ताले डाल दिए गए हैं। वज़ीर तालीम शहराम तरक्की का कहना है कि NCOC इजलास में किए गए फैसलों के मुताबिक पहली क्लास से लेकर 8वीं क्लास तक कोरोना से मुतासरा अजला में स्कूल 28 अप्रैल तक बंद ही रहेंगे। जी हाँ, और 28 अप्रैल को दोबारा मुशावरत का भी कहा गया है कि 28 अप्रैल को दोबारा मुशावरत होगी, स्कूल खोले जाएं या बंद रखे जाएं। तो ये स्कूल उसी सूरत में खुल सकते हैं जब हम एहतियात करेंगे, बच्चे महफूज रहेंगे, हम महफूज रहेंगे। जो रेशो आ रही है इस वक्त कोरोना वायरस की वो कम होगी तो ही स्कूल दोबारा खुल सकेंगे। अगर आपको अपने बच्चों की स्टडीज़ का बहुत ख्याल है तो खुदारा एहतियात कीजिए। बिल्कुल ऐसे ही। और 19 अप्रैल से जो नहम से 12वीं जमात तक के तलबा हैं उनके लिए मरहलावार तालीमी इदारे जो हैं वो खोल दिए जाएंगे। और इन जमातों के जो इम्तिहानात हैं, जैसे पंजाब के अंदर फैसला किया गया, या शफकत महमूद साहब कह रहे थे, ये मुकर्ररा वक्त पर ही होंगे कि इम्तिहानात जो हैं इन जमातों के मुलतवी नहीं किए जाएंगे। उसकी रीज़न ये कही जा रही है कि अब बेसलाइन मौजूद नहीं है। पिछले साल तो बेसलाइन मौजूद थी कि जी अच्छा आपके 9th में इतने नंबर थे, 10वीं में इतने दे देते हैं, अच्छा आपको 9th में हम आगे प्रमोट कर देते हैं, अब 10वीं के ऊपर जो है मार्किंग कर ली जाएगी। अब कोई बेसलाइन मौजूद नहीं है कि पिछली दफ़ा जो है उनको प्रमोट कर दिया गया था। इसी हवाले से हम बात कर लेते हैं। वज़ीर तालीम खैबर पख्तूनख्वा शहराम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शहराम तरक्की साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। सर, खैबर पख्तूनख्वा में जो सबसे पहले हमें ये बता दें कि फैसला कर लिया गया कि बोर्ड इम्तिहानात जो हैं वो होंगे ही होंगे और उसी वक्त पर होंगे जो पहले फैसला कर लिया गया था। SOPs पर अमल दरामद आप कैसे यकीनी बनाएंगे? देखिए, बोर्ड एग्ज़ाम्स जो होंगे वो तो ऑब्वियसली एक सर्टेन क्राइटेरिया के तहत होंगे और उसके लिए हम ऑलरेडी आज भी मैंने उस पर बोर्ड के चेयरमैन के साथ मीटिंग की है, हमारे बाकी डिपार्टमेंट के लोग थे और उसको हम तरीके से करेंगे। एक मुश्किल अमल है लेकिन SOPs के साथ उसको हम फॉलो करेंगे। कुर्सियों का ऑब्वियसली वो सोशल डिस्टेंसिंग किस तरीके से उसको मैनेज करेंगे, ऑलरेडी एक इन प्लेस है और इंशाल्लाह उसको हम अकॉर्डिंगली करेंगे। तलबा का शिकवा है कि स्कूल बंद रहने की वजह से उनका कोर्स मुकम्मल नहीं हो सका, इसलिए इम्तिहानात मुलतवी किए जाएं। इस पर आप क्या कहेंगे, क्या होने चाहिए मुलतवी?
देखें, ये तो बिल्कुल उनकी ये बात तो सही है कि कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ होगा, लेकिन जितना कोर्स कंप्लीट होगा उसी हिसाब से एग्ज़ाम लेंगे, लेकिन एग्ज़ाम ज़रूर देंगे। एग्ज़ाम के बग़ैर ये NCOC में मिनिस्टर्स की जो मीटिंग है कल भी हुई है, उस पर कंसेंसस है, हम सब की एक ही राय है कि एग्ज़ाम होगा, असेसमेंट होगी, और इससे हमें ये पता चलेगा कि कौन कहाँ पे खड़ा है। और इम्तिहान देना कंपलसरी है, कोई गलतफहमी में ना रहे, कोई क्लास भी होगी वो ज़रूर एग्ज़ाम देंगे, कोर्स कवर होगा उसी के हिसाब से इंशाल्लाह पेपर आएगा। ठीक है शहराम तरगई साहब, जामियात को क्यों नहीं खोला जा रहा है? ये क्वेश्चन उस वक्त सामने आता है कि जब 9वीं से 12वीं जमात के हवाले से हम कुछ फैसले सुनते हैं, लेकिन इस हवाले से NCOC में क्या कोई बात हुई थी? क्योंकि बड़ी उम्र के तलबा में तो SOPs पर अमल दरामद करवाना ज़्यादा आसान है। देखें, एक एजुकेशन मिनिस्टर के लिए सबसे मुश्किल काम ये होगा हम सब के लिए, मेरे लिए, बाकी मेरे कोलीग्स के लिए, कि हम जिसके मिनिस्टर हैं उन स्कूलों का, एजुकेशन मिनिस्टर और स्कूल हम बंद कर, ये हमारी आखिरी ख्वाहिश होगी या हमारी इसमें राय होगी। लेकिन जो हेल्थ के एक्सपर्ट्स हैं जो हमें बताते हैं जिस हिसाब से ये थर्ड वेव आया है, ये इंतहाई ख़तरनाक है। ये बच्चों को भी हो रहा है, बड़ों को भी हो रहा है, और बच्चे अमूमन डिस्कशन होती है कि जी बाज़ार खुले हैं, शादी हाल खुले हैं या बाकी पार्क्स खुले हैं, तो ये डिस्कशन हम NCOC में भी करते हैं। वो हमें हेल्थ एक्सपर्ट यही कहते हैं कि जी एक बच्चा सुबह 8 बजे आता है, 1-2 बजे जाता है, तो वो 6 घंटे एक ही कमरे में बैठा होता है, और वो एक नहीं होता, वो बहुत सारे बच्चे होते हैं। ठीक है। तो उधर लगने, कोरोना लगने या कोविड लगने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, और इस थर्ड वेव में बच्चों को हो भी रहा है। तो उस हिसाब से उसको देखते हुए, प्लस प्राइमरी स्कूल की तादाद है भी ज्यादा बनिस्बत हाई और हायर सेकेंडरी के, हमारी ख्वाहिश थी कि हम 19 को वो भी खोलें, लेकिन उसमें हेल्थ एक्सपर्ट्स की, फैसल सुल्तान साहब और बाकी हमारे हेल्थ मिनिस्टर, उनकी जो रिकमेंडेशन थी वो यही थी कि ईद तक उसको बंद रखे। 28 को हमारी दोबारा मीटिंग होगी, हम उसको रिव्यू करेंगे। अगर अल्लाह करे कि सिचुएशन कंट्रोल रहे और कोविड के केसेस कम होना शुरू हो जाएं और हमें लगे कि हाँ बच्चे सेफ है, स्टाफ सेफ है, तो उसको हम आगे फिर खोल सकते हैं इंशाअल्लाह। शहराम साहब, आप क्या समझते हैं, तालीमी इदारों में तरजीही बुनियादों पर वैक्सीन की फ्राहमी जो है वो नहीं होनी चाहिए? क्या ये बात ज़ेरे गौर है? ये बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है। ये कल मैंने रेज किया, बाकी कॉलीग्स ने इस पे एग्री किया। ऑब्वियसली वैक्सीन की अवेलेबिलिटी एक सबसे बड़ा इशू है। इस वक्त एज वाइज वो आ रहे हैं, खा वो टीचर हों, खा वो कोई और तबके से हो, एज के हिसाब से वो नीचे ग्रेजुअली आ रहे हैं। लेकिन हमारी ये रिक्वेस्ट फेडरल गवर्नमेंट को हमने की है कि टीचर्स को फ्रंट लाइन डिक्लेयर करके, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम बड़ा मुतासिर हुआ है पिछले 1 साल में, तो अगर वैक्सीन की अवेलेबिलिटी होती है तो उन्होंने ये एग्री किया कि वैक्सीन की अवेलेबिलिटी पे है, इसको हम कंसिडर ज़रूर करेंगे, और अगर हमें वैक्सीन मिलती है तो उसको हम उसमें कंसिडर कर सकते हैं, बशर्ते कि मैं दोबारा कह रहा हूँ कि वैक्सीन की अवेलेबिलिटी हो। तो एक कंसिडरेशन है, एक ख्वाहिश है, एक कोशिश है। अल्लाह करे कि हुकूमत इसमें कामयाब हो और ये हो सके। तो अगर हो गया टीचर को वैक्सीन लग, तो हमारे स्कूल आराम से खुल सकते हैं और उसमें बड़ा फ़ायदा होगा एजुकेशन सिस्टम को। अच्छा शहराम साहब, गुज़श्ता रोज़ वज़ीर तालीम पंजाब डॉक्टर मुरादराज साहब हमारे प्रोग्राम में, जब हमने उनसे इम्तिहानात के हवाले से बात की, तो इम्तिहानात मुलतवी करने के मामले पर उन्होंने कहा कि तलबा के पैगामात और कॉल्स उनको आ रही हैं कि इम्तिहानात मुलतवी कर दिए जाएँ। क्या आपको भी कोई पैगामात आ रहे हैं कि इम्तिहानात को मुलतवी कर देना चाहिए? मुराद को आई डोंट नो, मुराद राज को मेरा भाई है, कोलीग है और मेरा अच्छा दोस्त भी है। उसको आती हैं, कुछ लोग ख्वाहिश जाहिर करते हैं कि जो एग्ज़ाम्स डिले हो, लेकिन एग्ज़ाम होना ज़रूरी है। एग्ज़ाम बाय ऑल मीन्स होंगे, ये हमने कंसेंसस आपस में डेवलप किया है। जो लोग पढ़ाई में थोड़े कमज़ोर हैं या वो एग्ज़ाम को किसी भी सूरत, ऐसे लोग होते हैं जो पढ़ाई के वक्त ज़्यादा तवज्जो नहीं देते, तो उनकी शायद ख्वाहिश हो कि जी एग्ज़ाम्स डिले हो। एग्ज़ाम्स डिले नहीं होंगे, एग्ज़ाम्स टाइम पे होंगे। तैयारी अभी शुरू करें और इंशाल्लाह आप अच्छे नंबर लेंगे।
ठीक है शहराम तरगी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान का हिस्सा बने। मुरादरा साहब ने भी यही कहा था कि जी के वक्त पर होंगे और बच्चे जितना टाइम मुझे मैसेजेस करने में ज़ाया कर रहे हैं उतनी वो तैयारी करें। और शहराम तरगी साहब भी स्माइल कर रहे थे, वो कह रहे थे जी एग्जाम्स तो होंगे, लेकिन बच्चे जो है ना वो इससे खास से जो है वो नाला नजर आते हैं, क्योंकि पहले तो शफकत महमूद जो है वो उनके हीरो बन चुके थे, लेकिन एग्जाम्स की खबर सुनते ही बच्चों का जो वो एक था, उन्होंने एक बुत बना रखा था शायद शफकत महमूद साहब का हीरो के, जी वो नीचे आ गिरा है। बच्चे इस वक्त बहुत नाला नजर आ रहे हैं। हाँ चले बच्चे नाला ना हो, बच्चे तैयारी करें क्योंकि बहुत छुट्टियां कर ली हैं, आप घर में भी बैठ के तैयारी कर सकते हैं। और ये मैट्रिक के अगर खास तौर पे देख लिया जाए तो बच्चों को कोर्स आउटलाइन का पता ही होता है और वो कोई इतना मुश्किल नहीं होता, बच्चे समझदार होते हैं। उस चीज को मद्देनजर रखते हुए ही आपके क्वेश्चन पेपर्स तैयार किए जाएंगे, क्योंकि पता है कि सिलेबस जो है वो आप लोगों ने किस हद तक कंप्लीट किया है। इस वक्त मामला सिर्फ ये है कि एसओपीज का कितना ख्याल रखा जाएगा एग्जामिनेशन हॉल के अंदर, उसके क्या एसओपीज होंगे और बच्चे किस तरह महफूज रखे जाएंगे, ये एक मामला, इसके ऊपर गवर्नमेंट काम कर रही है। हम आगे बढ़ेंगे। एक और खबर ऐसी है कि जो सुनने के बाद जब हम तक पहुंची तो हम सब जो हैं बहुत दुखी भी हुए और हम मतलब गुस्से में भी थे कि ये क्या मामलात है कि पाकिस्तान की इस तरीके से जो है, आप अगर बात कर लें दुनिया के अंदर पाकिस्तान की सुबगी हो रही है, कहना गलत नहीं होगा। पाकिस्तान का जो एक इमेज है वो ख़राब जा रहा है हमारी अपनी गलती की वजह से कि फीफा ने अंदरूनी तनाज़ात पर पाकिस्तान की जी रुकनियत जो है मुअत्तल कर दी। अब ये देखें, अब हम क्रिकेट की तरफ ठीक है हमारा ध्यान है, लेकिन इन चीज़ों पे ध्यान होना चाहिए। फीफा सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला एक ऐसा फुटबॉल जो है खेल है, पाकिस्तान की सुबकी हुई है। बिल्कुल ऐसा ही है। इतलात के मुताबिक तो ये भी बताया गया है कि फीफा ने PFF हेडक्वार्टर्स पर मुबैना कब्जे की वजह से पाकिस्तान की रुकनियत मुअत्तल की है। ये इंतहाई मतलब शर्मनाक हमारे लिए है। फीफा हुकाम ने अपने तहरीरी फैसले में दो टोक लिखा कि फीफा की बताई हुई हारून मलिक की जो सरबराही में नॉर्मलाइजेशन कमेटी को तमाम इख्तियारात इंतजामात वापस किए जाएं, अदरवाइज ये रुकनियत जो है वो यूं ही बहाल रहेगी, मतलब मुअत्तल रहेगी। हाँ जी, और बहाल नहीं किया जाएगा। और इससे पहले फीफा के जारी करदा एलामिये में फुटबॉल हाउस पर कब्जे की मजम्मत करते हुए भी नॉर्मलाइजेशन कमेटी के साथ होने वाले सलूक पर तशवीश का इजहार किया गया था, जबकि कब्जा खत्म ना करने की सूरत में पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन पर 5 साल तक पाबंदी की वार्निंग दी गई थी, लेकिन हमारे कान पे तो जूं नहीं रिंग थी ना। और फीफा ने कहा था कि PFF के फुटबॉल हाउस में दरअंदाजी का मामला कांग्रेस इजलास में भी ले जाया जाएगा। अब ये सारे मामलात हैं कि जब हमें पहले वार्निंग भी दी गई, उसके बावजूद जो है हमारा रवैया ऐसा था और अब हमारे ऊपर पाबंदी लगा दी गई है। और इतनी शर्मिंदगी की बात है कि पूरी दुनिया को पता है पाकिस्तान के ऊपर जी पाबंदी लगा दी गई है क्योंकि अंदरूनी मामलात इनके ठीक नहीं। बिल्कुल ऐसे ही है। और अभी जो सूरत हाल चल रही है इसके ऊपर हम लोग डिबेट्स चल रही हैं डिफरेंट किस्म की कि जी ये अब बाकायदा इसको जो रुकनियत मुअत्तल की गई है ये यूं ही रहेगी, या फिर हम नॉर्मल हो सकते हैं, या फिर हम जो फीफा की तरफ से पाबंदी लगाई गई है उसको हटाया जा सकेगा। ये तो एक अब बहस चल पड़ी है। और जो आलमी सतह पर हमारी सुबकी हो रही है या हमें शर्मिंदगी हो रही है वो यकीनन बहुत ज्यादा है, कहीं ज्यादा है इस मामले से। और अब ये जो ग्रुपिंग का मामला, इसी पर बात कर लेते हैं। फीफा नॉर्मलाइजेशन कमेटी के चेयरमैन हारून मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हारून साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। फीफा की तरफ से पाकिस्तान की फुटबॉल फेडरेशन पर पाबंदी लगने से शर्मिंदगी का तो बहुत सामना करना पड़ रहा है, हमें नुकसान कितना होगा? फीफा की पाबंदी लगने से जी पाकिस्तान का फुटबॉल इफेक्टिवली हम इंटरनेशनल कम्युनिटी से पूरी तौर पे आइसोलेट हो जाएंगे। जब फीफा पाबंदी लगाता है किसी मुल्क पे तो इसका मतलब है कि वो मुल्क अब किसी और मुल्क के खिलाफ फुटबॉल नहीं खेल सकता, नंबर 1। जो सेकंड बड़ा इम्पैक्ट इस चीज़ का आएगा वो ये है कि फीफा हर कंट्री को सपोर्ट करता है फंडिंग के थ्रू और पैसों के थ्रू। और जैसे आपको पता है पाकिस्तान में फ़ुटबॉल की सपोर्ट फीफा और AFC के थ्रू ही आती है। पाबंदी लगने की सूरत में कोई फाइनेंशियल सपोर्ट, कोई ट्रेनिंग और कोई अपॉर्चुनिटी फीफा या AFC की तरफ से हमारे भी यूथ को नहीं मिलेगी। सही। अच्छा, आप ये हारून मलिक साहब कहिएगा, क्योंकि इशफाक ग्रुप की जानिब से ये कहा गया है कि हम तो अदालती हुक्म के मुताबिक चल रहे हैं, इस पे आप क्या कहते हैं? क्या वाकई अदालती हुक्म के मुताबिक चल रहे हैं? वो तो फिर फड्डा किस बात का है? और आखिर हाँ ये माजरा है क्या, ये भी हमें बताइएगा। मैं भी यही सोचता हूँ कि पाकिस्तान इस वक्त फीफा रैंकिंग के मुताबिक 201 पे रिफ्लेक्ट होता है। ये 201 हमारे प्लेयर्स की कैपेबिलिटी की अक्कासी नहीं करती, हमारे प्लेयर 201 से बहुत बेहतर हैं। ये जो 201 है ये इन्हीं एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज की वजह से हम इस पोजीशन पे खड़े हुए हैं। जिस तरह कि आपने देखा नेशनल वुमेन्स चैम्पियनशिप के दौरान जो इंटरनेशनल मैचेस की हमने कॉन्फर्मेशन भेजी उसके दौरान और जो गेम्स चल रही थी वो सब के बावजूद
ये एक ग्रुप आया जिसने पूरी फुटबॉल को डिस्टर्ब कर दिया और उसकी वजह से एकदम पाकिस्तान अब फिर पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी में फुटबॉल में भी बैन हो गया। एंड फीफा का ये लेटर हर मेंबर एसोसिएशन को जाता है। सो 210 ममालिक को ये लेटर भी गया है इन लोगों की से कि पाकिस्तान अब बैंड है फीफा से। ठीक है हारून मलिक साहब, जिस तरह से इशाल आपसे पूछ रही थी कि दूसरे ग्रुप का जिक्र आपने भी किया, उनका तो दावा यह है कि अदालती अहकामात के मुताबिक ही वो पीएफएफ को चला रहे हैं, तो इस पर एतराज क्या है फीफा को भी आपको भी? अशफाक साहब का जो भी बयान है या अशफाक शाह ग्रुप का जो भी बयान है कि वो मैंडेट चला रहे हैं, जैसा कि वो आपको खुद बता चुके हैं कि 2019 में उन्होंने इस चीज़ से इस्तीफा देके फारिग होके हैंड ओवर कर दिया था फीफा की बॉडी को। अब ये तो वही बात हो गई कि 5 साल बाद कोई आए और कहे कि नहीं मैंने अपना माइंड चेंज कर लिया है, अब मैं फिर आना चाहता हूँ, सब निकल जाए। चीज़ें इस तरह नहीं चलती, नंबर 1। नंबर 2, वो क्लियरली जानते बूझते हुए कि फीफा का बैन आएगा, जानते बूझते हुए कि फुटबॉलर्स का नुकसान होगा, जानते बूझते हुए कि कोचेस और रेफरीज का नुकसान होगा और पाकिस्तान पूरी कम्युनिटी में बैन होगा, उसके बावजूद वो इस चीज़ पे डटे हुए हैं कि नहीं हम फुटबॉल चलाएंगे। जब फुटबॉल ही नहीं रहेगी, फुटबॉलर नहीं रहेगा, वो क्या फुटबॉल चला रहे हैं ये शायद सही वही बेहतर। मालिक साहब, तो इस मामले में हुकूमत खामोश है, इस वक्त हम देख रहे हैं, तो हुकूमत क्या किरदार अदा कर सकती है? मेरा ये ख्याल है जी कि डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा साहिबा ने कुछ दिन पहले अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत वजाहत के साथ ये स्टेटमेंट दी थी कि गवर्नमेंट इस एक्शन को कंडेम करती है। तो गवर्नमेंट इन लोगों की सपोर्ट में नहीं है। जो आज जिस तरह आपने कहा कि क्या इकदाम लिए जा सकते हैं, आज का जो स्टेप है वो ये है कि इन लोगों को जल्द अज जल्द फुटबॉल हाउस से वेकेट किया जाए। जो लीगल राइटफुल पीएफएफ है, विच इज़ जो फीफा की तरफ से रिकग्नाइज्ड है, उनको वापस फीफा हाउस का कंट्रोल दिया जाए और फिर एनसी इमीडिएटली फीफा को लिखे और इस सस्पेंशन को जल्द से जल्द खत्म करवाने की। ठीक है हारून मलिक साहब, ये जो अंदरूनी मामलात हैं सारे, इस तमाम मामले में ये हमें बता दें कि फुटबॉल शायकीन और खिलाड़ियों का आखिर कसूर क्या है? शायकीन भी बहुत कम है पाकिस्तान में और खिलाड़ी भी बहुत ज़्यादा जो है वो सफ़र कर रहे होते हैं, क्योंकि उस तरीके से उन लोगों को ना स्पॉन्सर्स मिलते हैं, ना ही उन लोगों को मीडिया रिकग्निशन मिल रही होती है। इस तरह तो पाकिस्तान में किसी को फुटबॉलर बनना ही नहीं चाहिए। आप देखें जो जिस तरह मैंने पहले भी जिक्र किया, नेशनल वुमेन्स फुटबॉल चैंपियनशिप चल रही थी, उसके आखिरी 3 मैच रह गए थे। आखिरी 3 मैच के दौरान उन्होंने ये इंटरप्शन की, नंबर 1। नंबर 2, हमने सैफ कप में पार्टिसिपेशन मेंस नेशनल टीम की कंफर्म कर दी। हमने कैंप अनाउंस कर दिया कि ईद के फौरन बाद मेंस नेशनल टीम कैंप शुरू हो जाएंगे। हमने और इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में अपनी पार्टिसिपेशन कंफर्म की थी। इसी तरह कई क्लब्स, कई प्लेयर्स चाहते हैं कि वो जाके इंटरनेशनली खेल सकें। इन लोगों के एक्शन की वजह से ये सब चीज़ें स्टॉप हो गई। आपने हज़ारों फुटबॉलर्स की एक्टिविटीज़ रोक दी और कई घर जो फुटबॉल से चलते हैं वो इन लोगों की वजह से बंद हो गए। स्पोर्ट्स एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। चंद लोगों के एक्शंस की वजह से पूरे मुल्क को सफ़र करना पड़े, ये बात। ठीक है हारून मलिक साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान का आप हिस्सा बने और मामला यही है इशाल कि आप कैसे इस तरीके की अंदरूनी तौर पर आप 2 ग्रुप्स में कैसे बट सकते हैं और किस तरह से आप ऐसा मामला कर सकते हैं कि सारे ममालिक को ये चला गया हो, लेटर नोटिफिकेशन चला गया हो कि जी पाकिस्तान की रुकनियत हम मुअत्तल कर चुके हैं। जो है पाकिस्तान के लिए बहुत गलत है और बड़ी मुश्किल से जो है फुटबॉल में खिलाड़ी आगे आ रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि फुटबॉल में पाकिस्तान का नाम आगे लेके जाया जाए, रैंकिंग बेहतर करने की कोशिश की जा रही है। ऐसे मामले में वो किसी इवेंट में शिरकत ही नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, इस चीज़ का ख्याल करना चाहिए और गवर्नमेंट को भी इसके ऊपर जो है फौरी तौर पर अदा करना चाहिए, इस पे एक्शन लेना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, मेरे ख्याल में कुछ गुजरे हुओं को भी याद कर लेते हैं, बहुत जरूरी है। मारूफ क्लासिकल गुलकार असद अमानत अली,
खान जो हैं मद्दाहों से बिछड़े 14 बरस बीत चुके हैं उन्हें। असद अमानत अली की गाई हुई गज़लें हों या फिर कुछ और मौसीकी कानों में रस घोलते हुए हैं, अफसुर्दा दिलों को सुकून पहुंचाने का सबब बन जाते हैं। हाँ जी, तो अल्लाह इस अजीम फनकार की मग़फ़िरत फरमाए। और हमें यहाँ पर एक ब्रेक लेनी है इशाल, ब्रेक के बाद फिर वापस आते हैं। स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। अगेन वेलकम बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। नाजरीन, ये तो हम सब जानते हैं कि ख़वातीन किसी भी मैदान में पीछे नहीं है, बेशक, लेकिन ख़वातीन पाकिस्तान की आबादी का निस्फ होने के बावजूद मुल्क की तरक्की में अपना मौसर किरदार तो अदा कर रही हैं। अमूर खानादारी हो या फिर पार्लियामेंट हो, हर जगह पर अपने आप को मनवा रही हैं, लेकिन इसके बावजूद मुझे लगता है कि ख़वातीन को नुमाइंदगी कम मिलती है। हाँ, नुमाइंदगी कम मिलती है। इस हवाले से अब ये हम बात नहीं कर रहे हैं, हम कुछ रिपोर्ट्स का ही तस्करा इस हवाले से करते हैं ताकि आपके साथ फैक्ट से बात की जाए। तहरीक आज़ादी की हम बात कर लेते हैं पहले कि जी कि हमने क्या कुछ देखा और इस वक्त जो है क्या बताया जा रहा है कि हकीकत अब क्या हो चुकी है। तहरीक आज़ादी की खातून रहनुमा मादर मिल्लत फातिमा जनाह से लेकर पाकिस्तान की पहली खातून वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो तक ये तसव्वुर किया जा सकता है कि मुल्क की सियासत में ख़वातीन काफ़ी मजबूत हैं और उनकी सियासी शमूलियत के हवाले से बेहतरीन काम हो भी रहा है। मगर इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन की जो रिपोर्ट है जिसका हम तस्करा कर रहे हैं और ये बात कर रहे हैं, उसके मुताबिक पाकिस्तान पार्लियामेंट में ख़वातीन की शमूलियत के हवाले से 107वें नंबर पर मौजूद है। बिल्कुल ऐसा ही है। और मुल्की सियासत में ख़वातीन की हौसला शिकनी का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि 106 मिलियन रजिस्टर्ड वोटर में से सिर्फ 44% ख़वातीन हैं, जो बालिग अफराद की मजमूई आबादी में उनके असल तनासुब से कम 6% कम है। बिल्कुल ऐसी बात है। और अब वक्त के साथ साथ कानून साजी और सियासी शऊर में इजाफे की वजह से ख़वातीन का सियासी किरदार बढ़ रहा है। तो ये जो वोट्स हैं ये कम तो नहीं होने चाहिए थे, तो बढ़ने चाहिए थे। और जिसके बाद ख़वातीन खुद को मुल्क की सियासत में मुतहर्रिक और फ़ाल बनाने के लिए कोशिश भी कर रही हैं। और शायद जब भी हम बात करते हैं हम देखते हैं कि कोई अहम बिल आ रहा होता है जो सोशल इशूज से रिलेटेड होता है, तो वो पाकिस्तान के पार्लियामान के अंदर, चाहे वो कोई भी सूबाई असम्बली हो, चाहे वो सेनेट हो या चाहे वो कौमी असम्बली हो, वहाँ पर ख़वातीन वो बिल लेके आ रही है। बिल्कुल ऐसा ही है। हम लोग जो है वो ख़वातीन मार्च बहुत करते हैं, ख़वातीन के हकूक़ पर बात बहुत करते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में जो असम्बलीज़ के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर उनकी पोजीशन होनी चाहिए, उन्हें जगह मिलनी चाहिए, जो नशिस्तें उन्हें मिलनी चाहिए वो बहुत ही कम है। हाँ, फैसला साजी की पोजीशन में इख्तियार होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो मसाइल ख़वातीन को हैं वो फैसला साजी की सूरत में वहाँ पर फैसले किए जाए और फिर कानून बने और फिर जो इम्प्लीमेंटेशन का मरहला है उसको बहुत बेहतर किया जाए। ख़वातीन की जनरल नशिस्त पर ज़्यादा से ज़्यादा टिकट देने चाहिए इस हवाले से, और मखसूस नशिस्तों पर खानापुरी नहीं करनी चाहिए। और मतलब अब क्या कहा जाए इसके ऊपर कि अब सिर्फ घरानों की बात कर ली जाए, ऐसे लोगों को टिकट्स दे के वहाँ पर नुमाइंदगी ख़वातीन की करवा देने से बेहतर है कि वो जनरल नशिस्तों पर ज़्यादा ख़वातीन आएँ और लोग एक्सेप्ट भी कर रहे हो, जाकर वोट भी डाल रहे हो, ताकि पढ़ी लिखी ख़वातीन जब सामने आएंगी तो खुशामद पसंद जो ख़वातीन है उनको ना लाया जाए, बल्कि उन ख़वातीन को लाया जाए जो कानून साजी कर सकती हैं और जो ऐसे फैसले कर सकती हैं, ऐसे किरदार अदा कर सकती हैं, पाकिस्तान की तारीख रकम कर सकती हैं। हकीकी रोल मॉडल्स की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि वो ख़वातीन जो असल इश्यूज़ हैं, जो ख़वातीन के इश्यूज़ हैं, जो घर के अंदर इश्यूज़ हैं, जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इश्यूज़ हैं, उनके हवाले से कानून साजी के बाद वो इम्प्लीमेंटेशन के अंदर भी किरदार अदा करें। इसी हवाले से बात करेंगे। इस रिपोर्ट को डिस्कस पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा नफीसा शाह साहिबा हमारे साथ मौजूद है। नफीसा साहिबा, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। पाकिस्तान जैसे मुल्क में ख़वातीन का सियासी किरदार बढ़ाने के लिए अवाम में शऊर कैसे उजागर किया जा सकता है कि हम मखसूस नशिस्तों के अंदर तो मामला देखते हैं कि जो पार्टी ने डिसाइड कर लिया वो खातून सामने आ गई और वो MPA या MNA बन गई हैं, कैसे शऊर उजागर किया जाए कि जनरल नशिस्तों के अंदर लोग एक्सेप्ट करें और फिर वोट करें जाकर? देखिए, जिस शोबे पे हम बात कर रहे हैं बहुत अहम है। मैं समझती हूँ कि अगर मुल्क में पहले 3 इश्यूज अगर उठा ले तो मैं समझती हूँ कि विमेन क्वेश्चन जो है, इस मुल्क में ख़वातीन का स्टेटस, इस मुल्क में ख़वातीन के ख़िलाफ़ इम्तियाजी सलूक, इस मुल्क में ख़वातीन के ख़िलाफ़ तशद्दुद, ये सर फहरिस्त होगा। और मैं समझती हूँ कि ये मुल्क उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकता जब कि हम बहैसियत एक माशरा ये फ़ैसला ना कर लें कि ख़वातीन और मर्द
दोनों जो है, दोनों को जो आइन में और मजहब में बराबरी को यकीनी बनाने का कहा है, जब तक वो अमल में नहीं आएंगे तो ख़वातीन क्या ये मुल्क ऐसे ही रहेगा पीछे जैसे इस वक्त है। लेकिन जिस पस मंज़र में हम बात कर रहे हैं, ये भी ज़रूरी होगा हम अपने हुक्मरानों के माइंडसेट्स तो का एक नफीसा जायजा साहिबा, ऐसी कौन सी वजूहात हैं जिनकी वजह से मर्द जो हैं वो ख़वातीन के सियासत में फ़ॉल किरदार को मानने से इनकारी हैं, उसके ख़िलाफ़ हैं? क्या इससे उनकी अपनी हुक्मरानी को ठेस पहुँचती है या छिन जाने का ख़तरा होता है? देखिए, एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है और बहुत बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट है जो फेमिनिस्ट और प्रोग्रेसिव सोच के ख़वातीन हैं वो उसका बार बार जिक्र करते हैं, और उसमें बहुत हद तक ये थ्योरी जो है कि यूनिवर्सल अप्लाई होती है, और वो ये है कि पिदरशाही, जहाँ पर मेल डोमिनेटेड सिस्टम है, और पाकिस्तान में भी ये पिदरशाही वाली सोच और पिदरशाही वाला माशरा जो है अभी तक कायम है, और इस पिदरशाही को हर लम्हे, हर घड़ी इसको रिप्रोड्यूस किया जाता है, इसको रीइंफोर्स किया जाता है। और जैसे मैंने कहा कि खुशाइन बात ये है कि हमारा मजहब जो है इस पिदरशाही की नफी करता है, मजहब इस पिदरशाही को रद्द करता है, और उसके साथ साथ जो हमारा आइन है वो भी पिदरशाही को रद्द करता है। वो भी बराबरी की बुनियाद की बात करता है कि जो रियासत है, हमारा आइन ये कहता है आर्टिकल 25A में कि रियासत जो है वो न सिर्फ रियासत लेकिन इस माशरे में, इस मुल्क में हर लेवल पर इस बराबरी को यकीनी बनाया जाए, और जहाँ पर जो कमज़ोर तबके हैं उनके ऊपर अफर्मेटिव एक्शन किया जाए। तो इसके हमें, जैसे मैंने कहा कि एक माइंडसेट चेंज करना होगा, एक अज़म करना होगा, एक रिजॉल्व करना होगा, और ये हमें रिकग्नाइज करना होगा कि पाकिस्तान उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकता, नहीं करेगा, जब तक औरतें और मर्द बहैसियत इंसान उनको हर बराबरी की बुनियाद पर हुकूक जो है वो मिले, वो हक, राइट टू वोट हो, राइट टू प्रॉपर्टी हो, राइट टू एजुकेशन हो, राइट टू हेल्थ हो, जो ये बुनियादी जो हुकूक हैं, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, वो मिलेंगे तो उस वक्त, उसके बाद हमारा जो माशरा है वो तरक्की करेगा। जी ठीक है। नफीसा साहिबा, हमें ये बताइएगा कि ख़वातीन के जो हकीकी मसाइल हैं इस मुआशरे के अंदर, उनको उजागर करने के लिए फ़ैसला साजी के जो ऐवान हैं, जो इदारे हैं, वहाँ पर उनकी ठीक नुमाइंदगी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक तासुर यह है कि पाकिस्तान में ज़्यादातर तो यही देखा जाता है कि सियासत में वही ख़वातीन सामने आ जाती हैं जो ख़ानदानी सियासत की वजह से इस शोबे में आती हैं। फिर क्या वो आम ख़वातीन को वहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकती हैं? आम ख़वातीन के लिए सियासत में कौन से सबसे बड़े चैलेंजेस दरपेश हैं कि वो यहाँ पर आ नहीं पा रही हैं? फिर आके कैसे वो जो असल प्रॉब्लम्स हैं उनको आकर उस पर फैसला साजी भी हो, फिर इम्प्लीमेंटेशन जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है वो भी दुरुस्त हो? देखिए, ये बिल्कुल किस हद तक ये हकीकत है कि क्योंकि हमारे मुल्क में यूनिवर्सल राइट्स नहीं हैं, और जो इदारे हैं, इदारे यकसू काम हर खातून को अहम समझ के उसके लिए काम करें, वो इदारे इस वक्त डेवलप बदकिस्मती से नहीं हुए हैं। और इस वजह से जो घराने हैं सियासत में, एक अल्टरनेट जो है वो घराने बहैसियत इंस्टीट्यूशंस काम कर रहे हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा, जब यूनिवर्सलिज्म आएगी, जब हम अफर्मेटिव एक्शन, ये बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान का आइन अफर्मेटिव एक्शन की बात कर रहा है कि जो भी तबके, जो पिसे हुए तबके हैं, और उसमें ख़वातीन यकीनन पिसे हुए तबकों में ये कैटेगरी आ जाती है कि इन पिसे हुए तबकों के लिए रियासत को अफर्मेटिव एक्शन करना होगा, जिसमें सबसे ज़्यादा अहम है कि हम ख़वातीन को फॉर इंस्टेंस पब्लिक लाइफ में उनको हिस्सा दें, उनको जॉब्स में हिस्सा दें, उनको ये यकीनी बनाए कि तालीम जो है वो वहाँ। नफीसा साहिबा, तो फिर ख़वातीन का सियासी किरदार बढ़ाने के लिए हुकूमती सतह पर कौन से इक़दाम किए जा सकते हैं कि पार्लियामेंट में उतनी ही नुमाइंदगी मिले ख़वातीन को? देखिए, इसके लिए जैसे मैंने कहा कि हमें ख़वातीन
की सियासत में फ़रोग़ देनी होगी। सियासत में सिर्फ ये नहीं है कि हम MNA बन जाएं, MPA बन जाएं। उस हद तक पाकिस्तान बाकी जो मुल्क हैं, प्रोग्रेसिव मुल्क हैं, उसमें हमारा शुमार इतने बुरे लेवल पर नहीं है। हमारी इस वक्त ख़वातीन की शरह जो है वो 20-21% है। पार्लियामान में, लोअर हाउस में और सेनेट में 17% है, और फिर प्रोविंसेस में भी इसी किस्म के नंबर्स हैं। लेकिन क्या ये जो ख़वातीन की सियासत में जो शमूलियत है, क्या सियासी ओहदे हैं, क्या वो भी इसी लेवल पर वो प्रमोट किए जा रहे हैं? ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। इसमें सियासी पार्टीज़ को मैं अपनी जमात के लिए ये ज़रूर कह सकती हूँ, हमारी क़यादत जो है, क्योंकि वो ख़वातीन के हाथ में थी और फिर शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने एक प्रोग्रेसिव पार्टी बनाई, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में आप देखेंगे कि बहुत प्रोमिनेंट लेवल पर ख़वातीन हैं और हर लेवल पर हैं। लेकिन हमें ग्रास रूट्स लेवल पर भी, वो लोकल बॉडीज़ हों, वो सियासी जमातों के यूनिट्स हों, उसमें भी ख़वातीन की एक क्रिटिकल मास जो है। नफीसा साहिबा, एक और बहुत अहम मामला है। अगर हम आबादी के तनासुब को देखें तो वहाँ पर मामला कुछ मुख्तलिफ है। ख़वातीन की वोटर लिस्टों को देखें तो मामला बिल्कुल मुख्तलिफ है। वोटर लिस्टों में इंदराज मर्दों की निस्बत कदरे कम क्यों है, आप क्या समझती हैं? और ख़वातीन का वोट यकीनी बनाने के लिए क्या हम इकदाम कर ही नहीं सके, या इकदाम हो रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता फ़र्क आएगा? इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन रूल्स में अब ये है कि अगर किसी इलाके में ख़वातीन 10% से कम उनका वोट है तो वो पूरी इलेक्शन नल हो जाती है। तो ये एक प्रोग्रेसिव कानून है। लेकिन उसके साथ साथ जैसे आपने जिक्र किया कि वोटर लिस्ट में ख़वातीन की इस वक्त भी कई हम जो है नंबर्स पीछे हैं, बहैसियत वोटर्स मेल्स के मुकाबले में पीछे हैं। मुझे ये भी इल्म है कि पाकिस्तान में कई तंजीमें इसके ऊपर काम करें। हम बहैसियत अपनी पॉलिटिकल पार्टीज़ में हम आया दिन हम वोट का इंदराज भी कराते हैं, ख़वातीन को इनकरेज भी करते हैं कि वो वोट दाखिल करें अपने, और वो अपने ID कार्ड्स भी बनाएं। लेकिन ये यकीनन एक हर्डल है, और उसके लिए अगेन एज आई सेड कि एक स्टेट का विल क्रिएट करना होगा, जहाँ पर हमें अज़म करना होगा कि ख़वातीन के हुकूक के हासिलात के लिए हर मुमकिन कोशिश हो, उसके लिए एक जदोजहद हो, और ख़वातीन और मर्द इस मुहिम में शाना बशाना। ठीक है नफीसा शाह साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका इस अहम मामले के लिए। आपने वक्त निकाला, सुबह सवेरे पाकिस्तान का आप हिस्सा बनी, और इशाल बहुत ज़्यादा ज़रूरी वाकई ये चीज़ है कि ख़वातीन को वो नुमाइंदगी मिलनी चाहिए जो उनका हक़ है। और वो ख़वातीन, मेरा ख्याल है कि सियासत के अंदर ख़वातीन अगर जो जनरल नशिस्त पर आती है उसका कॉन्फिडेंस बिल्कुल मुख्तलिफ होता है, जो मखसूस और नशिस्तों पे दूसरा आते हैं। तभी जो ख़वातीन के प्रॉब्लम है वो एड्रेस हो सकेंगे कि ख़वातीन को आखिर मसाइल कौन से दरपेश हैं, उनको उजागर करने के लिए ख़वातीन की जो नशिस्त पर है, ख़वातीन को ही खड़े होने की ज़रूरत है, ताकि वो नुमाइंदगी अच्छे से ख़वातीन की कर सकें। बिल्कुल ठीक है जी, आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ा अहम मसला है जो लोग इस वक्त भी फेस कर रहे हैं, अक्सर हम लोग कर रहे होते हैं कि जब जी हम मशरूब पी रहे होते हैं, कोई चीज़ हम कोई शरबत पी रहे होते हैं, वो ठंडा होता है तो तब भी हमें दांतों में कुछ तकलीफ होती है। अगर कोई गर्म चीज़ जैसे आप कॉफ़ी या चाय पी रहे हैं तो तब भी कुछ तकलीफ होती है। आइसक्रीम के साथ हमें ये मसाइल आ जाते हैं कि दांतों में तकलीफ होती है। ये सबका एक प्रॉब्लम है। और अब क्योंकि रमज़ान आ रहा है तो हमने तो शरबत बहुत पीने हैं। बहुत पीने, और वैसे ये खूबसूरती की अलामत भी समझे जाते हैं। दांत जो होते हैं वो आपके चेहरे पर खूबसूरती की खूबसूरती की अलामत नहीं, मतलब अगर आपके दांत खूबसूरत हैं तो कहा जाता है कि आपका चेहरा खूबसूरत, उसकी बनावट खूबसूरत लगती है। और अगर आपके दांत आहिस्ता आहिस्ता गिर जाएं तो आप ऑब्वियसली आप देख सकते हैं, सोच सकते हैं कि कैसे लगेंगे। हमजा को मैं सोचना ही नहीं चाह रहा उस तरफ ना। अच्छा, अगर किसी को गर्म या ठंडे मशरूब को देखकर इस ख्याल से झुरझुरी महसूस होती हो कि दांत में तकलीफ होगी तो डॉक्टर से रुजू करके इस मसले का हल निकालने का वक्त आ गया है, और यही कोशिश जो है आज हम करने जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर समीज कराची मेडिकल डेंटल कॉलेज जो है उसमें असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। डॉक्टर साहिबा अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। डॉक्टर साहिबा ये बताइए, एसोसिएट प्रोफेसर हैं। डॉक्टर साहिबा ये हमें बताइएगा कि हम अब शरबतों की तरफ तो जाने वाले हैं, 6 दिन रह गए हैं, रमज़ान शुरू हो रहा है, और फिर हम ठंडे मशरूबात की तरफ ही जाते हैं इफ्तारी के अंदर ख़ास तौर पे। ये ठंडा गर्म लगता क्यों है, और क्या दोनों एक ही तरह की कैफियत है या मुख्तलिफ कैफियत है? देखें, कैफियत तो दोनों मोरलेस एक ही जैसे हैं, लेकिन इसकी वजूहात सारी हैं। जो बहुत ज़्यादा कॉमन वजूहात हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। एक तो दांतों में कीड़ा लगना सबसे ज़्यादा कॉमन है, चाहे वो बच्चे हों, चाहे बड़े हों, चाहे बूढ़े हों, तो उनमें ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा कॉमन है। उसकी वजह से सेंसिटिविटी हो जाती है,
हसासियत कहते हैं इसको उर्दू में, और डेंटल लैंग्वेज में उसको सेंसिटिविटी ऑफ टीथ कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा गम रिसीशन होती है, यानी कि मसूड़ों का जो है वो दांतों से नीचे की तरफ उतर जाना, ये भी बहुत ज्यादा होता है। यंग पेशेंट्स में तो ये चीजें कम होती हैं, ओल्ड में ज्यादा होती हैं, और इसकी बहुत इम्पोर्टेंट वजह जो है वो ब्रशिंग का सही तरीके से या सही टेक्निक से ना करना। सही। तो डॉक्टर साहब हम लोग जी बोलिएगा आप। तो हम लोगों के साथ मसला ये होता है कि यूजुअली हमारे पेशेंट्स जो है ना, उनकी टेक्निक सही नहीं होती है, बहुत एग्रेसिव ब्रशिंग करते हैं या एग्रेसिव ब्रशिंग करते हैं, प्रेशर बहुत ज्यादा रखते हैं और टाइम कम रखते हैं। तो ब्रशिंग टेक्निक जो है वो सही होनी चाहिए, उसमें प्रेशर थोड़ा कम होना चाहिए, लेकिन आपका टाइम जो WHO रिकमेंडेड टाइम है ब्रशिंग का वो 2 to 3 मिनट्स है एटलीस्ट, तो वो करना चाहिए हमें बेहतर, और टेक्निक उसकी सही रखनी चाहिए। इसकी वजह से भी सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा बढ़ती है। दूसरी चीज ये कि एसिडिक फूड यानी कि तेजाबियत हमारे खानों में बहुत ज्यादा होती है, उसकी वजह से भी दांत जो है डैमेज होते हैं, उनकी जो अपर लेयर होती है एनेमल वो बहुत ज्यादा डैमेज होती है, जिसकी वजह से सेंसिटिविटी जो है इस फूड की वजह से बहुत ज्यादा बढ़ती है। और एक और चीज ये कि दांतों का जो है ठंडा गर्म लगना, ये भी तकरीबन एक जैसी चीज होती है। एक चीज जो आजकल बहुत ज्यादा कॉमन है वो आजकल जो लोग बहुत ज्यादा स्ट्रेस और एंजाइटी में रहते हैं, तो उसकी वजह से भी जो है सेंसिटिविटी बढ़ती है। होता ये है कि इसमें एक प्रोसेस होता है क्लिंचिंग का, या तो जागते में या सोते में, खास तौर पे क्लिंचिंग यानी कि दांतों को पेशेंट को या इंडिविजुअल को खुद पता नहीं होता कि वो अपने दांतों के साथ क्या कर रहा है, बहुत जोर जोर से उसको दबाते हैं, स्पेशली नींद के दौरान। तो वो क्या होता है कि जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा होता है दांतों का, जिसको ऑक्लूजल सरफेस हम कहते हैं, चबाने वाला, वो घिस जाता है। तो डॉक्टर साहब हमने ठंडा गर्म भी खाना है, हमने ठंडा गर्म भी खाना है, हमने ठंडे मशरूबात भी पीने हैं, तो क्या हिफाजती तदाबीर हम अपनाएं कि हमारे दांत जो हैं वो इस मुसीबत से बचे रहें, इस बीमारी, इस तकलीफ से बच जाएं? देखिए, एहतियाती तदाबीर तो यही है कि असल में रीजन क्या है। अगर आपके दांतों में कैविटीज है, कैविटीज हो चुकी है, यानी कि कीड़ा लग चुका है, तो जाहिर सी बात है आपको फिर अपने डॉक्टर या जो डेंटिस्ट है आपके पास, जो भी आपको अप्रोचेबल डेंटिस्ट है, उनके पास जाके उन कैविटीज को फिलिंग कराएं। जब तक आप दांतों का कीड़ा निकालेंगे नहीं, उसकी जगह फिलिंग नहीं होगी, सेंसिटिविटी कभी भी आपकी खत्म नहीं हो सकती, और यू कैन नॉट एंजॉय योर कोल्ड मील और जो भी आप ड्रिंक लेना चाह रहे हैं, ठंडा गर्म जो भी। तो सिर्फ रमजानों के हवाले से नहीं, वैसे भी आपकी लाइफ बहुत डिस्टर्ब हो जाती है अगर सेंसिटिविटी आपको हो जाए। तो मेन चीज ये होती है, मेन प्रॉब्लम ही यही है कि अगर आपका रीजन आपके पास है, जैसे कीड़ा लगना है या आपकी ब्रशिंग टेक्निक ठीक नहीं है, तो बेहतर है कि उसको ठीक किया जाए तब जाके। बाकी ये कि अवेलेबल हैं मार्केट्स में बहुत सारे सेंसिटिविटी के हवाले से टूथपेस्ट भी मौजूद होते हैं, तो जो रिकमेंडेड टूथपेस्ट है स्पेशली रिकमेंडेड बाय योर डेंटिस्ट, ठीक है। हर इश्तिहार के ऊपर आप जो है टूथपेस्ट इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है डॉक्टर साहब, हमें आप यहाँ पर ये भी बता दीजिएगा, एक तो ये चीज़ कि आपने कहा कि 2 से 3 मिनट जो है रिकमेंडेड है WHO की जानिब से, दिन में कितनी दफ़ा करना चाहिए ये बता दीजिएगा। साथ माउथ वॉश जो है, क्या वो ऑल्टरनेट है टूथपेस्ट का ब्रशिंग? नहीं जी, माउथ वॉश ऑल्टरनेट नहीं, माउथ वॉश ऑल्टरनेट टूथपेस्ट का बिल्कुल नहीं है, टूथ ब्रशिंग का बिल्कुल नहीं है। रिकमेंडेड जो टाइम है वो ये है कि रात को सोने से पहले लाजमी आपने ब्रश करना है, और सुबह नाश्ते के बाद, ये 2 टाइम जो है ये लाजमी आपने ब्रश करना है, और आपकी टेक्निक ठीक होनी चाहिए। इसके अलावा जो सेकंड स्कूल ऑफ थॉट है वो ये कि आफ्टर एवरी मील, यानी कि हर खाने के बाद भी आप कर सकते हैं ब्रशिंग, लेकिन रात को सोने से पहले लाजमी करना है, क्योंकि सबसे ज्यादा कैविटीज जो लगती है या प्लाक जो एक्यूमुलेट होता है हमारे दांतों के ऊपर, सबसे ज्यादा वो रात को सोते में होता है, ठीक है। तो इस वजह से रात को सोने से पहले जो जी सही हो गया। एक तो टेढ़ेपन के ऊपर मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि अक्सर औकात हम देखते हैं कि दांत जो हैं वो टेढ़े निकल आते हैं, या फिर वो बाय बर्थ तो है नहीं कह सकते, वो तो बच्चों के गिरते हैं, दोबारा दांत आते हैं, तो बच्चों में ये बड़ा कॉमन है कि दांत टेढ़े निकल आते हैं, ब्रेसल्स लगवाए जाते हैं, उसके लिए डिफरेंट किस्म की टेक्निक यूज़ की जाती हैं। तो क्या वो भी अफेक्ट करता है, दांतों को बाद में तकलीफ देता है, या फिर जो टेढ़ेपन है इसको हम किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं कि एक बच्चे के दांत निकल रहे हैं नए, तो वो टेढ़े ना हों? देखिए, बच्चों में जो दांत निकल रहे हैं, बाज़ दफ़ा होता है ये कि शुरू में जो दूध के दांत आते हैं तो बड़े अच्छे लगते हैं, बल्कि पेरेंट्स का यही होता है कहना कि बड़े मोती जैसे दांत थे, लेकिन जब पक्के दांत आए तो इतने टेढ़े। उसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि पक्के दांतों का साइज जो है वो दूध के दांतों से बड़ा होता है, ठीक है। और हमारा जो आर्च साइज है, यानी कि हमारे दहाने का ऊपर और नीचे के दहाने का जो साइज है, जॉ साइज, वो छोटा होता है। नॉर्मली तो नहीं होता, ज्यादातर जो इन प्रॉब्लम्स में होता है वो यही होता है। तो साइज का फर्क होने की वजह से दांत टेढ़े होते हैं।
उसमें तो ये है कि देखिए सबसे अच्छा तो हम सबसे जो वर्ल्ड वाइड रिकमेंडेड चीज़ है वो ये है कि आप अपने डेंटिस्ट को साल में कम से कम एक दफ़ा ज़रूर विजिट कराएं। अच्छा। चाहे वो आपके बच्चे हों या आप खुद हों। ठीक है। देखिए ये चीज़ें तो डिसाइड डेंटिस्ट ही करेगा ना कि वो उसको कब ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। और दूसरी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको बताऊं कि अगर ओवरलैपिंग दांतों में हो जाती है, छोटे बच्चों में क्या होता है कि दूध के दांत सीधे होते हैं, लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होते जाते हैं उनके दूध के दांत झड़ते हैं और पक्के दांत आते हैं, वो टेढ़े होना शुरू हो जाते बिल्कुल हैं। ऐसे। जब टेढ़े दांत होंगे तो हमेशा याद रखिए कि वहां पर प्लाक बहुत ज्यादा जमेगा और वहाँ कैविटीज होने के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे। बिल्कुल ठीक है, फिर अपने वो डॉक्टर दोबारा को से विजिट करें। डॉक्टर समिया, बहुत शुक्रिया आपका, सुबह सवेरे का आप हिस्सा बनी और आप हमें इंपॉर्टेंट टेक्निक्स बता रही थी। कम से कम 2 से 3 मिनट तक जो है ना आपने ब्रश जरूर करना है। और अब हम ब्रेक लेते हैं। ब्रेक लेते हैं, स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। बात करेंगे मईशत के हवाले से कि IMF कुछ प्रिडिक्ट कर रहा है, स्टेट बैंक ने कुछ प्रिडिक्शंस की थी और हुकूमत तो कुछ और ही फोरकास्ट कर रही है। बिल्कुल ऐसा ही है जी, हुकूमत कुछ और ही कहती नजर आती है, लेकिन आलमी मालियाती इदारे IMF ने पाकिस्तान की मईशत पर जो रिपोर्ट जारी की है, वर्ल्ड इकनॉमिक रिपोर्ट के मुताबिक रवा बरस के दौरान पाकिस्तान में बेरोजगारी मजीद बढ़ेगी। गुज़श्ता बरस की बात करें तो मुल्क में बेरोजगारी की शरह 4.5% थी, जो कि 5% तक जाने की पेशगोई कर दी गई है। यानी कि मजीद बेरोजगारी बढ़ रही है और 2022 में बेरोजगारी की शरह कम होकर 4.8% होगी, ये फोरकास्ट किया गया। और रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क में महंगाई की शरह जो है वो भी आगे जाकर कम हो जाएगी। गुज़श्ता बरस के 10% के मुकाबले में महंगाई की शरह 8.7% तक जाने का इम्कान है और 2022 में जो महंगाई की शरह है वो मजीद कम हो जाएगी और 8% पर ही रहेगी। जी हाँ, और IMF की रिपोर्ट के मुताबिक 2021 में शरह नमू 1.5% तक रहेगी। IMF ने ये पेशगोई भी कर दी है कि इक्तसादी नमू की शरह आइंदा माली साल 2022 में GDP के 4% और 2026 तक 5% हो जाएगी। हाँ जी, ये कुछ जो है फोरकास्ट ऐसे भी हैं कि जिससे हम थोड़े से जो है इत्मीनान में जा सकते हैं। बात करेंगे माहिर मुआशियात डॉक्टर इकराम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर इकरामुल हक साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। सर, स्टेट बैंक पाकिस्तान की GDP की शरह नमू 3% बता रहा है। हुकूमत की बात करें तो वो 2.1 की बात कर रहे थे, जबकि IMF के मुताबिक 1.5% शरह नमू होगी। आप इनके प्रेडिक्शंस में ये जो फोरकास्टिंग हो रही है इसमें फ़र्क क्या देख रहे हैं कि ये क्यों फ़र्क है और ज़्यादा बेहतर कौन है? वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। दरअसल ये जो तखमीने लगाए जाते हैं तो उसके पीछे कुछ वो मफरूज़ात होते हैं और वो ज़रूरी नहीं है कि वही हालात रहें, तो वो मफरूज़ात जो हैं वो कायम रहें। चूँकि कोविड के ज़माने में सूरत हाल ऐसी है कि ये बहुत तेज़ी से तब्दील भी हो जाती है। आपने देखा कि फिर हम दोबारा पार्शल और मुकम्मल लॉकडाउन की तरफ कई जगह जा रहे हैं। तो जब ये तैयार की जाती हैं तो मारूजी हालात तो जाहिर है उन लोगों के सामने नहीं होते और ये जो बड़े बड़े इदारे होते हैं इनके यहाँ जो इकोनॉमिस्ट बैठकर मेज़ों पे इधर उधर से डेटा इकट्ठा करके वो अपनी अपनी प्रोजेक्शंस पेश करते हैं। मगर हम इसलिए भी ज़्यादा तवज्जो नहीं देते क्योंकि जो हमारे अपने अदारे हैं, जैसे पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकनॉमिक्स है जो प्लानिंग कमीशन के नीचे काम करता है, वो इसको मुसलसल देख रहा होता है और उनके बेहतर तज्जियात होते हैं। लेकिन चूंकि अखबारों में आमतौर पर वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आ जाए या IMF की या एशियन डेवलपमेंट बैंक की तो फौरी वो हेडलाइंस बन जाती हैं। आपने देखा होगा कि ये वही इदारे थे जिन्होंने पिछली हुकूमत में कहा था कि जो पाकिस्तान है वो तो 2025 में जो है वो इतनी बड़ी इमर्जिंग इकॉनमी होगा कि पहले 10 इकॉनमी में बच जाएगा। मगर जैसे ही वो हुकूमत गई तो हमें पता चला कि हमारा तो करंट अकाउंट डेफिसिट इतना ज़्यादा है कि हमें दोबारा। लेकिन ठीक है डॉक्टर साहब, ये बता दीजिएगा कि चलें उन इदारों को छोड़ देते हैं, हुकूमत की बात कर ली जाए और स्टेट बैंक की बात कर ली जाए तो आदादोशुमार में तो यहाँ पर भी फ़र्क आ जाता है। जी, यही इसी वजह से असल में पहले तो हुकूमत का जो हमारा फाइनेंस मिनिस्ट्री है ये बेजा किस्म की जो है वो मुदाखलत करती है स्टेट बैंक के मामलात में। तो लोग समझ रहे थे कि स्टेट बैंक जो खुद मुख्तारी मांग रहा है उससे मुराद ये है कि कोई पाकिस्तान के ऊपर कोई एक बड़ा अदारा बन जाएगा जो किसी की बात नहीं सुनेगा। दरअसल उसका वजह यही है कि हर दुनिया के मुल्क के अंदर जो उनके रिजर्व बैंक होते हैं, हमारे यहाँ उसको स्टेट बैंक कहते हैं,
मुख्तलिफ नामों से जाने जाते हैं। तो उनके पास एक अपने तौर के ऊपर, चूंकि वो रोजाना की बुनियाद के ऊपर चीज़ों को देख रहे होते हैं, और उन्होंने और इन्फ्लेशन यानी कि जो हमारे यहाँ अफरात-ए-ज़र का भी पैमाना होता है वो मुख्तलिफ होता है, यानी कि आपकी खुराक से बारे में जो अभी आप बात कर रहे थे वो सारा ले तकरीबन 9% के करीब जनवरी 5 पे थे। तो इमरान खान साहब ने और वज़ीर आज़म मोहतरम के और साथियों ने भी बहुत सी अच्छी ट्वीट की थी, मगर मार्च में ये देखा कि ये 9% पे चली गई। और ज़्यादा बड़ा मसला ये है कि जो हमारे लोग रिपोर्ट कर रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि दरअसल बेरोजगारी और अफरात-ए-ज़र दोनों ऐसे मसाइल हैं जिससे पाकिस्तानी ज्यादा परेशान है। सही हो गया डॉक्टर साहब, लेकिन वज़ीर आज़म साहब तो कहते हैं कि जो मुआशी आशारिये हैं वो दुरुस्त समत में जा रहे हैं। अगर हम देखें तो रवां साल में 4.5 आशारिया है बेरोजगारी, 4.5% है, और अगले साल जो है वो ये कहा जा रहा है कि 6% तक जा सकती है। क्या आप समझते हैं कि आशारिये दुरुस्त समत में ही जा रहे हैं, और हुकूमत को इसमें क्या किरदार अदा करना होगा इसको बेहतरी की तरफ लाने के लिए? जी, एक तो मसला यही है कि हुकूमत के जो दादोशुमार हैं वो ज़रा सा अगर किसी एक महीने में आपकी बरामदात जो है बढ़े और दरामदात कम हो जाए तो एकदम से ये कहते हैं कि हमारी मईशत ठीक हो गई, ज़रा सा महंगाई में कमी आए तो वो एकदम शोर कर देते हैं। मगर वो ये नहीं देखते कि मईशत को देखने के लिए आपको मुस्तकबिल के जो है वो सारे हालात को फिर उसके मुताबिक आपके पास जब सारा अदाद-ओ-शुमार सही हो और आप जो है एक ऐसी पॉलिसी बनाएं जिसको हम कह सकते हैं कि वो थोड़ी मुद्दत के लिए भी हो, दरमियानी मुद्दत के लिए भी हो और तवील मुद्दत भी हो, तो फिर आपकी चीज़ें ठीक होती हैं। वो हमारे मसला ये है कि वज़ीर आज़म मोहतरम भी और उनकी सारी जो टीम है, आपने देखा कि हफीज़ शेख साहब को उन्होंने इस वजह से हटाया ये कहकर के वो अफरात-ए-ज़र महंगाई की वजह थे, लेकिन उनके जाने के बाद हमाद अज़हर साहब आए हैं तो उन्होंने भी तो कोई अफरात-ए-ज़र को कम करने का कोई फार्मूला तो नहीं बताया। तो वो आप देखते हैं कि बढ़ रही है। तो जो जिस चीज़ की कमी है, एक तो ये कि अदाद-ओ-शुमार में फ़र्क हो तो अपनी जगह, मगर दूसरी बहुत बड़ी कमी ये है कि वो जो लोगों के यहाँ जब तक खुराक जो है वो एक तरह ज़िंदगी की हैसियत रखती है, अगर आप फूड सिक्योरिटी नहीं रहेगी तो आपके मुल्क वो बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर इकरामुल हक साहब, ये तो इस फिस्कल ईयर की हम बात कर रहे थे, नेक्स्ट फिस्कल ईयर की बात कर ली जाए तो उस हवाले से जो आदादो-शुमार सामने आए हैं इसी रिपोर्ट के अंदर वो कुछ बेहतर हैं कि ग्रोथ की बात कर ली जाए तो वो 4% पर देख रहे हैं, उससे अगले साल वो उसको 5 से ऊपर जाता हुआ देख रहे हैं। इसको मजीद बेहतर करने के लिए गवर्नमेंट क्या कर सकती है? और हमाद अज़हर साहब कह रहे हैं कि जो रिजल्ट्स हैं वो जो फोरकास्ट किया जा रहा है उससे भी बेहतर होंगे। आपको लग रहा है कि बेहतर होंगे? सियासी तौर पर तो वो ऐसी बात ज़रूर करते हैं, मगर जो माहिर मईशात है वो बता रहे हैं कि दरअसल अगले साल पाकिस्तान में अभी हमें नहीं पता कि हम वो मुल्क बन गए हैं जहाँ पे एक ज़माने में हम कपास भी बरामद करते थे, चीनी भी बरामद करते थे और गंदम भी। अब बिल्कुल उल्टा हो गया है कि हमने ये तीनों चीज़ें भी बाहर से लेनी शुरू कर दी हैं। तो उससे जो है क्या असरात मुरतब होंगे अगर हमारी ज़राअत के अंदर जदीदियत नहीं आई, वहाँ हम ज़्यादा पैदावार ले सके और पैदावारी लागत कम नहीं की, तो फिर ये जितनी भी बातें हम कह रहे हैं, चाहे IMF कह रहा हो या वर्ल्ड बैंक कह रहा हो या हम कह रहे हो, वो पूरी होती नज़र इसलिए नहीं आएगी कि ज़मीनी हक़ाइक़ कुछ और बता रहे हैं। आपने इन्हीं शुमारिया जो उन्होंने हमारे अपने शुमारियात में जो अदाद-ओ-शुमार ज़ाहिर किए हैं, वहाँ आप देख रहे हैं कि दही इलाकों में जो अफरात-ए-ज़र है वो शहरी इलाकों से भी ज़्यादा है, वो 9.89% तक पहुंच चुका है। सो ये चीज़ें हमें देखने वाली ज़रूरत है कि बड़ी आबादी जो वहाँ रह रही है, जो खुद पैदा करती है खाने पीने की चीज़ें, वो इतने बड़ी महंगाई और अफरात-ए-ज़र का क्यों शिकार है। सही। तो डॉक्टर साहब, ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि टैक्स महसूलात का जो हदफ रखा गया था वो किस हद तक पूरा हो पा रहा है, और क्या वो भी एक फैक्टर हो सकता है इसमें जो बेरोज़गारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है उसमें? जी, दरअसल महसूलात तो बहुत ज़्यादा उनकी शरह ज़्यादा है और जो उससे हम हासिल कर रहे हैं बहुत कम है। तो अगर शरह उसकी टैक्सों की कम कर दी जाए और उसको बुनियाद उसकी वसी कर दी जाए तो उसके दो फायदे होंगे। एक तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो टैक्स की रिटर्न्स फाइल करेंगे और अपनी हकीकी इनकम दिखाएंगे, उससे गवर्नमेंट के महसूलात बढ़ेंगे, तो फिर बहुत सी चीज़ों को दुरुस्त करने के लिए जो हुकूमत को बार बार कर्जे लेने पड़ते हैं वो नहीं लेने पड़ेंगे। अभी जो टैक्स का निज़ाम है वो तो बहुत ख़राब है, क्योंकि आपने देखा कि हमारे यहाँ
हर साल हदफ जो होते हैं उनको पहले बहुत बड़ा बनाकर पेश किया जाता है, फिर 3-3 दफा को नीचे की तरफ लाया जाता है और करीब जाकर हम कहते हैं जी वो गलती से 200-300 अरब हमारा फिर भी खसारा रह गया। तो महसूलात तरफ भी सही तवज्जो नहीं है, अखराजात जहाँ बेजा है वहाँ कम करने की है और महंगाई को अगर ख़त्म करना है तो फिर आपको जो है अपनी पैदावारी लागत कम करना होगी और पैदावार की सलाहियत बढ़ानी होगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम करना होगी और आपको जो है अपनी पैदावार की सलाहियत को बढ़ाना होगा। डॉक्टर इकरामुल हक साहब बहुत शुक्रिया आपका, सुबहिस्तान का आप हिस्सा बने हैं और जो रिपोर्ट्स हैं तीनों की स्टेट बैंक की ले ली जाए या जो गवर्नमेंट फोरकास्ट कर रही है और IMF की जानिब से जो अब रिपोर्ट सामने आई है, आदाद शुमार में खासा फ़र्क देखा जा रहा है। उम्मीद यही करेंगे कि पाकिस्तान की जो मईशत है वो बेहतर होती जाए, जिस तरह से गवर्नमेंट कह रही है और जिस तरह से अब हमाद अजहर साहब कह रहे हैं कि हम टैक्स नेट को भी बढ़ाने जा रहे हैं और जो हम फोरकास्ट कर रहे हैं मईशत उससे खासी बेहतर होगी। बिल्कुल बेहतर होगी। मेरे ख्याल में अगर कोई अच्छा काम करता है तो उसको अप्रिशिएट भी करना चाहिए, उसको हमें एक्नॉलेज करना चाहिए। हम बात कर लेते हैं सिंध सरकार की। एक अच्छा इकदाम जो है उनका सामने आया कि सूबाई हुकूमत ने मुख्तलिफ जुराइम की वजह से जेलों में बंद कैदियों की भी जिंदगी और सेहत का ख्याल रखा है। कैदियों को कोरोना से बचाव की हिफाजती वैक्सीनेशन का अमल शुरू कर दिया गया। हाँ जी, वज़ीर सेहत सिंध का कहना है कि जिंदगियां बचाने के अमल में कैदियों को नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं किया जा सकता और सिंध भर की जेलों में कैद 2532 कैदियों की कोरोना वैक्सीनेशन की जाएगी। अब विशाल हम देख लेना, हम किसी भी सूबे की बात कर लें, अगर जेलों के हालात देख लिए जाएं तो वहाँ पर कोई सहूलियात नहीं होती। आप देखें कि जराइम बढ़ते जा रहे हैं, उनकी शरह बढ़ती चली जा रही है। जो जेलों के अंदर मुजरिम हैं वो बहुत ज्यादा बड़ी तादाद में है, लेकिन उनको एक्सपेंड नहीं किया जा रहा। कैपेसिटी कम है और तादाद बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से जो कोरोना है वो फैलने के खदशात भी वहां पर ज्यादा हैं। तो उससे बचने के लिए कोरोना वैक्सीनेशन का अमल जो है वो सिंध की जेलों में तो शुरू कर दिया गया है। बाकी सूबों को भी इस चीज को देखना चाहिए। जेलों में कैदियों की रजिस्ट्रेशन भी की जाएगी सिंध के अंदर और जिसके बाद मरहलावार वैक्सीनेशन भी की जाएगी। पहले मरहले में 50 साल से ज्यादा उम्र के जो कैदी हैं उनकी वैक्सीनेशन की जाएगी और दूसरे सूबों को भी चाहिए कि सिंध हुकूमत के अच्छे इकदाम की पैरवी करें और जो कैदी हैं और वो इस क्राइटेरिया के अंदर आ रहे हैं उनकी वैक्सीनेशन की जाए। उनके लिए वैसे हालात नहीं है कि आप देखें कि अलग कमरे नहीं है, वहां पर आप क्वारंटीन नहीं कर सकते हैं। जो तमाम SOPs हैं उन पर शायद अमल दरामद हो ही नहीं सकता। कहा यह जाता है कि एक बैरक में काफी क्योंकि मुजरिम मौजूद होते हैं तो एक दूसरे से हम अगर डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हैं, कहते हैं डिस्टेंसिंग होनी चाहिए या हम एक दूसरे के ज्यादा करीब ना आए, तो मेरे ख्याल में वहां पर तो ये हम कर ही नहीं सकते। क्योंकि देखें अमला जो है वो तो बाहर जा रहा होता है, वो बाहर से आ रहा होता है, कैदियों के लिए मुलाकातों का सिलसिला भी जारी होता है, तो ये एक अहम मामला। इसी पर बात करेंगे। वज़ीर आला सिंध के मुशीर जखरानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एजाज जखरानी साहब बहुत शुक्रिया आपका, सुबह सवेरे पाकिस्तान के लिए आपने वक्त निकाला। सिंध पहला सूबा बन गया जहां कैदियों को कोरोना वैक्सीन लगाई जा रही है। इस हवाले से हुकूमत ने जेलों में बंद कैदियों के बारे में बहुत अच्छा फैसला तो किया है, प्लान क्या है वो हमें बता दीजिए। बड़ी मेहरबानी आपकी। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, सिंध पहला सूबा है जिसने पुराना अंग्रेज़ का जो निज़ाम था वो भी कानून बना के वो चेंज कर दी और कैदियों को फैसिलिटेट करने के लिए वो कानून भी चेंज किया था। वो भी पहला सूबा सिंध है और उन्होंने जेलों को नाम तब्दील करके उनको करेक्शनल सेंटर किया था, क्योंकि जेल के नाम से ही लोग घबराते थे। तो हम चाहते थे कि कैदी जब जेल में जाएं और जब जेल के बाद निकल आएँ तो उनको सोसाइटी एक्सेप्ट करे और वहाँ हर किस्म की ट्रेनिंग, एजुकेशन के क्लासेस, कंप्यूटर के क्लासेस सिंध के जेलों में दिए जाते हैं और वो क्लासेस जो भी करते हैं तो फिर उसकी वजह से उनको उनकी कैद में कमी की जाती है और उनको उसका वेवर दिया जाता है। तो अब इस वक्त जब कोरोना की लहर जिसने पूरे दुनिया को हिला के रख दिया था, तो कैदी ऐसे लोग हैं कि जो अंदर होते हैं, खुदा न खास्ता वहाँ कैदी में अगर किसी को कोरोना हो जाए तो बहुत जल्दी फैलता है। और इससे पहले फर्स्ट वेव में इस तरह हुआ था, लेकिन फिर जिस तरीके से हमने कोशिश की सिंध गवर्नमेंट ने और सिंध प्रिजन डिपार्टमेंट में ख़ास करके जिस तरीके से कोशिश करके हमने उसको 0% कर दिया था। अब ये टाइम है, थर्ड वेव बहुत शदीद भी है और पहले वैक्सीन नहीं था, अब वैक्सीन भी आ गई है। तो सिंध गवर्नमेंट से हमने अप्रोच किया, हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने, हमारे हेल्थ मिनिस्टर साहब ने और इवन हमारे चेयरमैन साहब भी इसमें इंटरेस्टेड थे। तो हमने कहा कि हमें वैक्सीन दिया जाए, जैसे कि 50 साल से जितने भी कैदी ऊपर हैं उन कैदियों को, सिर्फ ना कैदियों को बल्कि जो स्टाफ है
उनको भी, क्योंकि अगर कैदियों को दें और स्टाफ को वैक्सीन ना हो तो वो भी उससे भी जेलों में खराबी पैदा हो सकती है। अब हमारे पास इस वक्त तकरीबन 1882 के करीब कैदी हैं पूरे सिंध में, और इसी तरह 640 के करीब स्टाफ है जिनकी एज 50 साल से ऊपर है, और उन सबको हमने कोरोना वैक्सीन लगाना है। और हमने ये बताइए कि पहले मरहले में कितने कैदियों को वैक्सीन लगाई जाएगी, क्या आदाद शुमार तरतीब दे दिए गए हैं, क्या कैदियों के लिए भी रजिस्टर होना जरूरी होगा? देखिए जी, वो कैदी हमारे पास ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं, उनकी एज रजिस्टर्ड है। जब अब हमारे पास ऐसा सिस्टम है, जब कैदी आ जाता है तो वो ऑटोमेटिक उसको रजिस्टर्ड किया जाता है। तो हमें एक एक कैदी का पता है कि उसकी एज कितनी है। फिलहाल फर्स्ट फेज में जैसे सिंध गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि 50 साल के से जितने भी ऊपर होंगे उनको वैक्सीन किया जाएगा। तो फर्स्ट फेज में हमारा भी यही है कि 50 साल से जितने भी कैदी ऊपर होंगे उनको वैक्सीन दिया जाएगा। जैसे मैंने कहा कि फर्स्ट फेज में कोई 1882 के करीब कैदी हैं जिनको वैक्सीन दिया जाएगा, और 641 के करीब स्टाफ है जिनको वैक्सीन दिया जाएगा। ये मिला तकरीबन 2500 के लोग होंगे जिनको फर्स्ट फेज में वैक्सीन किया जाएगा। अच्छा, एजाज ज़िक्रानी साहब, हमें ये भी बता दीजिएगा कि सिंध की जेलों में कोरोना की असल सूरत हाल इस वक्त है क्या, और वहाँ कैदियों को कैसी सहूलियात मुयस्सर है? देखिए जी, पहले तो नया कैदी जब भी आता है उसको बगैर टेस्ट के हम नहीं लेते। उनका कोरोना टेस्ट किया जाता है, फिर उनको हम अंदर रखते हैं। और अगर खुदा ना खास्ता पहले जिस तरह कोरोना फैला था जेलों में, तो उनको हम क्वारंटाइन कर देते हैं, उनको अलग रख देते हैं, और वो क्वारंटाइन वार्ड्स हमारे पास प्रिपेयर्ड हैं। पहले भी प्रिपेयर थे, अब भी प्रिपेयर नहीं। खुदा ना खास्ता जब भी पता चल जाता है कि किसी को कोरोना है तो उसको हम आइसोलेशन में रखते हैं, उसको आइसोलेट किया जाता है, उसकी हर किस्म की मेल मुलाकात बंद की जाए, और जब तक वो अपने क्वारंटाइन पूरे करके नेगेटिव नहीं होता उसको वहाँ से नहीं निकालते। ज़िक्रानी साहब, मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में वैक्सीन गायब होने के केसेस भी सामने आए हैं। जेलों में वैक्सीन की शफाफ तकसीम को कैसे यकीनी बनाया जाएगा? देखिए जी, इसको पर्सनली तौर पे मॉनिटर किया जा रहा है। हमारे आईजी साहब उसको मॉनिटर कर रहे हैं। आज वो खुद मौजूद थे जब स्टाफ आया हेल्थ का, तो हमारा स्टाफ मौजूद होगा। वील मेक श्योर कि जिन जिन का रजिस्टर्ड है, जिन जिन के नाम है, वो सब का डेटा हमारे पास है, वो सबको ज़्यादा लगेगा। और हमारे लिए इतना ज़्यादा मसला भी नहीं है, क्योंकि हमारे सबसे ज़्यादा कैदी जो हैं वो 2 बड़े जेलों में, एक सेंट्रल जेल कराची और एक मलीर जेल कराची, और बाकी जगहों पे सखर में हैं कैदी, बाकी और लाड़काना में हैं, खैरपुर में हैं, हैदराबाद में हैं, लेकिन उनकी तादाद कंपैरेटिवली कम है, तो बड़ा मुश्किल है हम उसको मैनेज ना कर सकें, तो इजीली मैनेज हो जाएगा। ठीक है, एजाज ज़िक्रानी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान का आप हिस्सा बने, और एक अच्छा इकदाम है जो सिंध गवर्नमेंट की जानिब से लिया गया है, और दीगर सूबों को भी इस हवाले से फैसला करना चाहिए। जिस तरह से रिकॉर्ड तो उनके पास इशाल मौजूद है, तो उस रिकॉर्ड के मुताबिक ही आपने जो उस क्राइटेरिया पे पूरा उतरता है। ये भी बड़ी अच्छी बात है, जैसे कि उन्होंने कहा कि हम लोग पहले टेस्ट करते हैं, कोरोना टेस्ट के बाद हम लोग जो है अगर कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ गया तो हम आइसोलेट करते हैं, और उसके बाद फिर हम जो है वो उन्हें। अच्छा इशाल, हम फुटबॉल की बात कर रहे थे कि पाकिस्तान की जो रुकनियत है वो मुअत्तल कर दी गई है अंदरूनी तनाज़ात की वजह से। ये मामला है नॉर्मलाइजेशन कमेटी के हवाले से कि उसको तमाम इख्तियारात दिए जाएं। इसी हवाले से हम बात करेंगे विमेन फुटबॉल टीम कैप्टन हाजरा खान साथ इस वक्त मौजूद हैं। हाजरा खान, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। हम लोगों के लिए भी खबर बहुत बुरी थी, बहुत दुख पहुंचा जब ये खबर हम तक पहुंची। आप वजूहात क्या समझती हैं, और प्लेयर्स कितने ज़्यादा जो हैं अफसरदा हैं इस खबर के बाद? अस्सलाम वालेकुम, थैंक्स फॉर हैविंग मी। देखें, सबसे पहले तो बात यह है कि जब एक टीम बनती है किसी भी स्पोर्ट की, उसके प्लेयर्स सबसे ज़्यादा आर गिवन प्रायोरिटी। प्लेयर्स नहीं होंगे तो आपका कोचिंग स्टाफ नहीं होगा, आपका कोचिंग स्टाफ नहीं होगा तो आपका मैनेजरियल लेवल नहीं होगा, मैनेजरियल लेवल नहीं होगा, आपकी टीम नहीं होगी, तो देन देयर इज़ नो गवर्निंग बॉडी, बेसिकली देयर इज़ नो पॉइंट। जो चीज़ प्लेयर से स्टार्ट हो रही है और प्लेयर पे ख़त्म हो रही है, और फिर इन अ सिचुएशन लाइक दिस आप प्लेयर को प्रायोरिटी नहीं दे रहे, तो आई थिंक it's very embarrassing for players. It's affecting us. काफ़ी ज़्यादा सारे players की bread and butter was earned by football. जो कि those who have a voice and those who don't. Today I'm representing everybody, all of them, and it has affected all of us काफ़ी ज़्यादा बुरी तरह. It's a downfall over the past
couple of years पाकिस्तान में फुटबॉल बहुत ज़्यादा रिडिक्यूल हुआ गया है, considering दुनिया का नंबर 1 स्पोर्ट इस फुटबॉल। ठीक है हाजरा, हमें आप यहाँ पर ये भी बताएं कि आपको कोई उम्मीद है प्लेयर्स को, जब प्लेयर्स आपस में बात करते हैं, मतलब ये बात दुरुस्त है कि मीडिया में उतनी ज़्यादा बातचीत और किसी स्पोर्ट की नहीं होती जितनी हम क्रिकेट की बात कर रहे होते हैं, क्यों? क्योंकि क्रिकेट को शायद गवर्नमेंट लेवल पे जो है बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया जा रहा होता है, तो इसलिए आप बताएं आप लोगों को कुछ उम्मीद है कि ये मामला हल होगा या फिर अब हम पे पाबंदी रहेगी, क्योंकि ग्रुपिंग का मसला तो मौजूद है। बिल्कुल, देखें ये 5 साल में दूसरी दफ़ा हुआ है कि एक ही वजह से एक ही मतलब क्लॉज की वजह से जो है पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन बैन हुई है, जो कि थर्ड पार्टी इंटरवेंशन था। 5 साल में 2 दफ़ा ऐसा हो चुका है, और अगर हमारी गवर्नमेंट अब स्टेप इन नहीं करती, कंसिडरिंग दिस कंट्री इज़ लेड बाय नेशनल आइकॉन, ही इज़ अ क्रिकेटिंग आइकॉन, ही इज़ अ स्पोर्ट्समैन, बहुत ज़्यादा सारे प्लेयर्स को काफ़ी ज़्यादा होप एक्सपेक्टेशंस थी, यू नो दैट ही विल स्टेप अप फॉर अस, मतलब रिप्रेजेंटेशन होगी, बट अभी तक तो नहीं है। अगर 5 साल में दूसरी दफ़ा फीफा का बैन लगा है, जिसका मतलब ये होता है कि हम लोग इंटरनेशनली रिकग्नाइज नहीं होते एज अ कंट्री दैट इज प्लेइंग फुटबॉल, तो फिर प्लेयर्स कहीं के नहीं रहते, वी डोंट हैव एनीथिंग, कोई भी ग्रुपिंग हो, पार्टी हो। जी सही हाजिर, जैसा कि आपने कहा कि पाकिस्तान में ये दूसरी बार हुआ है कि फीफा की जानिब से पाबंदी लगी है, आप क्या समझती हैं? हमारी रवश तो फिर भी वैसी की वैसी है, बदली नहीं है हमने डगर, तो क्या अब बेहतरी आ सकती है? इसमें कुछ चांसेस नज़र आ रहे हैं? खिलाड़ी किस हद तक जो है वो इससे मुतासिर होते हुए नज़र आ रहे हैं आपको? देखें, कुछ लोगों का मोस्टली जो सारे फुटबॉलर्स हैं जो सालों से खेल रहे हैं, 10 साल 20 साल से खेल रहे हैं, उनका ब्रेड एंड बटर फुटबॉल था, मतलब उनके घर फुटबॉल से चल रहे थे, उनकी फैमिलीज रिलाई कर रही थी उन पे। अब वो एक एवेन्यू ही नहीं है, आप एक एक किसी से उसका स्किल और उसका टैलेंट वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो आई थिंक इट इज आल्सो partial responsibility of the country to give back to these players. So I think right now, man in position Mr. Imran Khan, and I think he should step up and represent all these players and have a word. Because आप बिल्कुल एक एक स्पोर्ट की वजह से, एक I would say क्रिकेट की वजह से अब सारे बाकी स्पोर्ट्स को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, and I think it's very unfair. बिल्कुल ठीक बात कर रही हैं आप, रिप्रेजेंट कर रहे हैं basically. बिल्कुल ठीक है हाजरा, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान का आपके साथ मसाइल हैं, इस वक्त फुटबॉलर्स बहुत ज़्यादा परेशान हैं, गवर्नमेंट को इस हवाले से कुछ फैसला करना होगा। जो भी मसला है कि इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान के लिए कितनी ये जो है तौहीना में इस बात है कि इस तरह का बिल्कुल, तो हुकूमत को इस वक्त जो है वो एक्शन लेना ज़रूरी हो गया हुकूमत के लिए। तो हम ब्रेक ले लेते हैं, स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। पाकिस्तान ने फैसला कुन मार्के में जनूबी अफ्रीका को जो है वो शिकस्त दी है, और ये शिकस्त देकर वनडे सीरीज़ उन्होंने अपने नाम की है, और बाबर आजम के लिए भी ये फ़ख्र की बात है कि वो कप्तान थे, पाकिस्तान सीरीज़ जीता, फ़ख्र जमान ने बेहतरीन बैटिंग की। और पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए मेज़बान टीम को जीत के लिए 321 रन का हदफ दिया था, जिसके जवाब में मेज़बान टीम 292 रन बनाकर ही हिम्मत हार चुकी थी। और इतनी अच्छी जो कारकर्दगी थी पाकिस्तानी टीम से हम मेरे ख्याल में उम्मीद नहीं लगा के रखे हुए थे, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तानी टीम ने बहुत अच्छा खेल पेश किया। ठीक है, मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब से बात करते हैं, उनको गेम कल की कैसी लगी, कुछ टेक्निकल चीज़ों के ऊपर भी उनसे रहनुमाई लेने की कोशिश करेंगे। मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सर, पाकिस्तान जीत गया, कितनी अच्छी बात है, कितना मुश्किल था ये सीरीज़ जीतना? अगर वो खिलाड़ी तब्दील ना होते, IPL ना गए होते, आपको लगता है कि नतीजा मुख्तलिफ हो सकता था? वालेकुम अस्सलाम हमजा, सबसे पहले आपका और ईशाल आप दोनों का बहुत शुक्रिया। मैं एक थोड़ा सा कमेंट करता चलूँ। अभी थोड़ी देर पहले आप फिरदौस आशिक अवान की वीडियो दिखा रहे थे, वो कहते हैं जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन। तो लगता था वो क्रिकेट भी ट्राई करती हैं, वो बॉक्सिंग भी करती हैं, वो स्नूकर भी खेलने की कोशिश करती हैं, बहुत सारी चीज़ें करती हैं, किसी एक चीज़ में आ जाए और उनकी वो जो है ना, फिर वो जो ईशाल कह रही थी इनको टीम में ले लेना चाहिए, तो उस वक्त ही ले सकते हैं जब एक चीज़ का वो इंतखाब कर लेंगी।
अब दूसरी तरफ हम अगर आए इस तरफ पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका की सीरीज हमजा, तो देखें आपने बिल्कुल सही निशानदेही की कि 5 उनके टॉप के क्रिकेटर्स IPL खेलने चले गए और एक उनका सबसे कामयाब बैट्समैन जिसने सेंचुरी बनाई थी पहले मैच में, दूसरे मैच में निस्फ सेंचुरी बनाई, रूसी वॉन डर डूसन, वो अनफिट हो गया। तो पाकिस्तान को एडवांटेज था, लेकिन अब पाकिस्तान की तो ये कसूर पाकिस्तान का तो नहीं था, उनके प्लेयर्स खुद चले गए, उनके क्रिकेट बोर्ड ने उन्हें अलाउ किया। लेकिन बहरहाल 8 साल के बाद हम साउथ अफ्रीका में कोई वनडे सीरीज जीते हैं, आखिरी मरतबा मिसबाह-उल हक की कप्तानी में जीते थे। और इस सीरीज से सबसे बड़ी बात ये हुई हमजा कि बाबर आजम जो है वो विराट कोहली को 1 पॉइंट पीछे छोड़कर इस वक्त वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट की आलमी रैंकिंग में नंबर 1 बैट्समैन बन गए। 20 साल के बाद कोई पाकिस्तानी बैट्समैन नंबर 1 बना है। तो बहरहाल खुशियां ही है हमारे लिए कि हमने सीरीज जीत ली। अब आइंदा के लिए हमें सोचना चाहिए, जुलाई में अब हमारी अगली वनडे सीरीज है और इस सीरीज को जीतने के बाद ICC की जो वर्ल्ड कप सुपर लीग है उसमें हम दूसरे नंबर पर आ गए 40 पॉइंट्स के बाद इंग्लैंड के। तो हमारे लिए काफी अच्छी रही है सीरीज। ठीक है मिर्जा इकबाल बेग साहब, पहले वो बता दीजिएगा, मुझे क्लियर कर दीजिएगा, मेरी रहनुमाई कीजिएगा, मोहम्मद यूसुफ थे बाबर आजम से पहले जो आखिरी बैट्समैन पहले नंबर पे आए थे? जी आप काफी रिसर्च करते हैं। ठीक है मिर्जा इकबाल बेग साहब, 1-2 और मामला। जीत तो हम गए, हमारा मिडिल ऑर्डर कल भी हमने फ्लॉप होता हुआ देखा, फिर चंद फैसले ऐसे किए गए, शायद वो टीम मैनेजमेंट बेहतर फैसले आपको लगता है कर सकती थी। जिस वक्त तकरीबन 43 ओवर हो चुके थे, सरफराज आउट हुए, बाबर आजम से हिट नहीं लग रही थी, हमारे पास एक हिटर था, आउट भी हो जाता फिक्र नहीं होती, हसन अली था। और उस वक्त क्या हसन अली को भेजा जा सकता था? क्योंकि फ़हीम भी टाइम लेते हैं, नवाज को आप खिला रहे थे, उन्होंने जगह पक्की करनी थी। हमजा बड़े बड़े दिमाग बैठे हुए हैं पाकिस्तान टीम के ड्रेसिंग रूम में, दोनों साबिक कप्तान रहे हैं, सोचना चाहिए था उन्हें। और आप देखें इस पूरी सीरीज में सिर्फ हमारे 3 बैट्समैनों ने बेहतरीन परफॉर्मेंस दी, 302 रन बनाए इस सीरीज में। देखा जाए तो जिसपे है कि फखर जमान रन बनाए बाबर आजम ने और 128 रन इमामुल हक ने स्कोर किए। इसके अलावा हमारा कोई बैट्समैन नहीं चल सका। तो लम्हे फिक्रिया है, मिडिल ऑर्डर हमारा इतना स्ट्रांग नहीं है। अगर कोई और अच्छी टीम, कोई तगड़ी टीम हमें टकरेगी तो हमारे लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। सही मिर्जा इकबाल बेग साहब, जैसे कि आपने खुद ही कहा कि हमारे 3 खिलाड़ी जो है उन्होंने बड़ी अच्छी कारकर्दगी पेश की है, क्या आप समझते हैं कि बैटिंग लाइनअप जो है वो हमारी बेहतर हुई है या आगे जो है वो हमारे लिए ये अच्छी साबित होगी? ईशाल देखें 2-3 बैट्समैनों पे रिलाय नहीं किया जा सकता। आपकी 11 रुकनी टीम होती है और अगर कोई खुदा न खास्ता जल्दी आउट हो जाए फिर क्या होगा? तो हमें सोचना चाहिए, क्योंकि हमारी बैटिंग भी इस सीरीज में मिडिल ऑर्डर क्लिक नहीं किया और हमारी बॉलिंग भी नहीं चली। पहले मैच में साउथ अफ्रीका ने हमारे खिलाफ 273 रन बनाए, दूसरे मैच में साउथ अफ्रीका ने हमारे खिलाफ 324 रन बनाए और कल के मैच में 292 रन बनाए। तो इससे आप अंदाजा लगा लें कि आपकी बॉलिंग इतनी पेनिट्रेटिव नहीं है जितनी होनी चाहिए, जबकि कल तो उनकी कमजोर टीम थी, नए लड़के उनके खेल रहे थे। उसके बावजूद देखें जैनमन मलान जो था वो 70 रन बनाने में कामयाब हुआ और विरैनी ने 60 रन बनाए। तो हमारे लिए लम्हे फिक्रिया है ये। बिल्कुल ठीक है। मिर्जा इकबाल बेग साहब, ये बता दीजिएगा कि बाबर आजम पाकिस्तान के बेहतरीन बैट्समैन हैं, हम उनकी क्लास को भी मान चुके हैं और हम सब बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन बाबर के ऊपर हम पहले भी तनकीद कर रहे थे। सेंचुरी के ऊपर मैंने आपसे पूछा था, कल की जो बैटिंग थी बाबर आजम की, क्या बाबर का यही रोल था जो कल बाबर ने अदा किया, या फिर बाबर बहुत ज़्यादा स्लो हो गए थे? पाकिस्तान 20-25 रन ज़्यादा बना सकता था, जो हसन अली ने किया, क्या बाबर की जिम्मेदारी नहीं थी? देखिए बाबर आजम एक एंड को ब्लॉक किए हुए थे क्योंकि दूसरे एंड से विकेटें गिर रही थी। जब 206 पर एक खिलाड़ी आउट था हमारा और फिर 257 पर हमारी 6 विकेटें गिर गई, तो इसका मतलब है 5 विकेटें हमारी सिर्फ 51 रन पर गई। तो शायद ये वजह थी कि बाबर आजम थोड़ा फंस कर खेल रहे थे, क्योंकि वो समझ रहे थे कि अगर वो भी आउट हो जाते तो फिर लाइन लग जाती। और आखिरी 3 ओवर्स में हमजा जो 53 रन बने वो वाइटल फैक्टर साबित हुआ, जो हसन अली ने एक ओवर में 4 छक्के और 1 चौका लगाया, 11 गेंदों पर उन्होंने 30 रन बनाए, तो वही मेन फैक्टर साबित हुआ। लेकिन बाबर आजम जो है वो इसलिए अपनी जिम्मेदारी को महसूस करते हो, अगर वो भी आउट हो जाते तो हम नहीं कर सकते थे इतने रन जो हमने कल स्कोर किए, 320। हाँ जी ठीक है। मिर्जा इकबाल बेग साहब, एक और चीज़ विकेट के हवाले से बताएं। जब पाकिस्तान बैटिंग कर रहा था, आखिरी ओवर्स चल रहे थे, बारिश भी कुछ हो रही थी, वहां पर मार्करम को ओवर करवाए जा रहे हैं, 10 ओवर करवा दिए, स्मट से 8 ओवर करवा दिए, महाराज ने बेहतरीन बॉलिंग की। ये क्या हो रहा था कि स्पिन बॉलिंग चल रही थी, आखिरी ओवर फास्ट बॉलर को दिया गया, वजह क्या थी?
देखें, उसकी वजह हमजा ये है कि सुपर स्पोर्ट पार्क सेंचुरियन की जो विकेट है, उस विकेट पर जो था वो आम पिछले मैच के मुकाबले में जो तेज विकेट थी, कल गेंद रुक कर आ रहा था और थोड़ा सा स्पिन हो रहा था। आप देखें, महाराज ने अगर 3 आउट किए तो हमारे मोहम्मद नवाज ने भी 3 खिलाड़ियों को आउट किया। उसके अलावा उस्मान कादिर ने भी 1 विकेट ली। इससे पहले जो इब्तिदाई 2 वनडेज हुए थे उनमें सिर्फ 1 विकेट स्पिनर ले सके थे, वो भी साउथ अफ्रीका के तबरेज शमसी। तो कल विकेट का बिहेवियर थोड़ा डिफरेंट था, जिसकी वजह से स्पिनर्स कामयाब रहे। सही। मिर्जा साहब, फखर जमान को T20 के लिए रोक लिया गया है, क्या अब वो T20 भी खेलेंगे? बिल्कुल ईशाल, जिस तरह से वो फॉर्म में है, जैसे उन्होंने सेंचुरी बनाई, आप देखें ना, उन्होंने जो 6 सेंचुरियां वनडे इंटरनेशनल मैचों में बनाई है, सारी की सारी पाकिस्तान से बाहर हैं। 2 अभी साउथ अफ्रीका में, इससे पहले 2 जिम्बाब्वे में और फिर 2 इंग्लैंड में। एक तो हम हमेशा याद रखेंगे 18 जून 2017 को जो भारत के खिलाफ उन्होंने सेंचुरी बनाई थी ओवल लंदन पे, जिससे पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी जीता था। तो इन फॉर्म बैट्समैन है, उसको इन्होंने ड्रॉप करके गलती की थी। लोग कहते हैं कि फखर जमान वनडे के मुकाबले में T20 का अच्छा बैट्समैन है, तो अब इन्होंने देर आया दुरुस्त आया उसको इंक्लूड किया है, विच इज अ गुड साइन फॉर पाकिस्तान। सर, हमें ये भी बताएं, हम मिडिल ऑर्डर की वजह से बहुत ज्यादा परेशान रहे हैं इस पूरी सीरीज के अंदर, और मिडिल ऑर्डर की बात कर ली जाए, क्या हारिस सुहेल की वापसी टीम में बनती है? और अगर हम सरफराज अहमद को चांस दे रहे हैं, कल हमने उनको चांस दिया है, सीनियर खिलाड़ी हैं, हम उनको रख के फ्यूचर के बारे में नहीं सोच रहे हैं, तो अगर हम फ्यूचर को नहीं सोच रहे, हालिया मैचेस की बात कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी फॉर्म में हफीज वहां पर मौजूद थे, हफीज को शामिल कर लेते। यही तो सेटबैक है। पाकिस्तान जो के चीफ सेलेक्टर है, उनको लोग लैपटॉप सेलेक्टर कहते हैं, उनको लोग कहते हैं कि वो जो है वो जिसे कहना चाहिए कि वो टेक्नोलॉजी के सेलेक्टर हैं, बजाय इसके कि वो देखें तो सही। आपकी बात बिल्कुल सही है हमजा, जब आप कह सकते हैं हफीज तो रिटायर नहीं, हफीज T20 से रिटायर हुए, अगर आप चाहते हैं उनको वनडे में बुला सकते थे। सरफराज को अगर आपने बिल्कुल सही बात की, खिलाना है तो मुस्तकिल खिलाएं, नहीं खिलाना तो एक मैच खिलाकर उसको दोबारा बेंच पर बिठा दें, ये ज्यादती होगी। फिर किसी यंगस्टर्स के साथ भी ज्यादती होगी। रोहेल नजीर एक बड़ा अच्छा विकेट कीपर बैट्समैन आगे आ रहा है, वो फिर इंतजार में अपनी बारी के, तो इनको अपनी हिकमत अमली पर गौर करना होगा, पीसीबी की सिलेक्शन कमेटी को और टूर मैनेजमेंट। मिर्जा साहब, जैसा कि फैसला कुन मार्के के लिए 4 अहम तब्दीलियां की गई थी, आप क्या समझते हैं कि अगर ये तब्दीलियां ना की जाती तो हम लोग इतनी कमजोर टीम का भी मुकाबला नहीं कर सकते थे? आज आप लोग मुझ पर सवालात के बाउंसर्स कर रहे हैं, ईशाल और हमजा दोनों मिलकर। लेकिन तब्दीलियों की अगर बात करें ईशाल, तो मजबूरी थी। शादाब खान अनफिट हो गए थे, दानिश अजीज को 2 मैचेस में उन्होंने ट्राई किया, हालांकि उसको कल खिलाना चाहिए था, उसको उन्होंने कल ड्रॉप कर दिया। फिर मोहम्मद हसनैन इतनी तेज बॉलिंग कर रहा था, लेकिन उन्होंने हसन अली को चांस दिया क्योंकि वो 2 मैचेस नहीं खेले थे। फिर मोहम्मद नवाज आ गए टीम में, और उस्मान कादिर जो काफी देर से ड्यू था उनका वनडे इंटरनेशनल डेब्यू करना, तो कल उन्होंने डेब्यू किया और एक गूगली पे बोल्ड भी किया, तो अच्छी तब्दीलियां की कल पाकिस्तान ने। ठीक है मिर्जा इकबाल बेग साहब, ये भी बता दीजिएगा, हैदर अली जो हैं वो हमें कल के मैच में भी नज़र नहीं आए, और फिर मैं वो देख रहा था कि जब टीम जीती तो वो चैंपियंस की जो पिक्चर होती है उसके अंदर भी हैदर कहीं पर नज़र नहीं आए थे। मैं पॉइंट आउट करने की कोशिश करता रहा, लेकिन मुझे नज़र नहीं आए। सब खैरियत है? हैदर अली थे ही नहीं कहीं पर? देखिए हमजा, इन्होंने जो है ना 15 खिलाड़ी अनाउंस करते हैं, मतलब जो ड्रेसिंग रूम में बैठते हैं। अच्छा। तो उन 15 में हैदर अली शामिल नहीं थे। हैदर अली अगरचे टीम के साथ गए हैं, कोविड की वजह से भी आईसीसी ने एक तो इजाजत भी दी है कि 20 खिलाड़ियों के नामों का ऐलान कर ले, लेकिन हैदर अली टीम के साथ गए, लेकिन उनको जो है वो वहाँ माफ कीजिएगा टीम के साथ गए, उनको साथ रखा नहीं गया, और वो इसलिए कल आपको तस्वीर में नजर नहीं आया। बिल्कुल सर, आई मे बी बायस्ड, लेकिन मैं आपकी भी इस पे राय चाह रहा था। मिडिल ऑर्डर जितना फ्लॉप हो रहा है, क्या हमें उमर अकमल को वापस कुछ कोशिश नहीं करनी चाहिए कि उनको थोड़ा सा ग्रूम करने की भी कोशिश करें? वो बुरी फॉर्म में भी काफी प्लेयर से बेहतर खेल लेते थे। ये इसमें कोई शक नहीं है, बड़ा टैलेंटेड क्रिकेटर था। अपने पहले टेस्ट मैच में उसने डेब्यू पे सेंचुरी बनाई थी उमर अकमल ने, आपको याद होगा, न्यूजीलैंड में। फिर उसने उससे पहले श्रीलंका में अपने कैरियर के दूसरे ही वनडे में सेंचुरी बनाई थी, लेकिन वो इस तरह के हालात का शिकार रहा है। अब्दुल कादिर मरूम के वो दामाद हैं, तो इस ऐसे हालात का शिकार रहा है कि वो मेंटली उसको बड़ा डिस्टर्ब कर दिया गया है। हम तो चाहते हैं कि वो वापस आए, जिस तरह पीसीबी खुद उसके खिलाफ चला गया स्विट्जरलैंड में कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स में, तो उसको हमें उठाना चाहिए जो गिरा। हाँ। मेरे साहब, टेक्निकल बातें हो गई, मैं आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगी कि आप नहीं समझते कि हमजा से राय लेनी चाहिए जब टीम सिलेक्शन हो रही हो या खिलाड़ी खेल रहे हो?
वहां पर 15 लाख रुपए महीना मिलता है चीफ सेलेक्टर को। तो अगर हमजा से राय ले ली तो हमजा यहाँ से चले जाएंगे। सर मेरा लैपटॉप भी बहुत अच्छा है, बहुत शुक्रिया आपका मिर्जा इकबाल बेग साहब, थैंक यू वेरी मच। आप मेरे पाकिस्तान का हिस्सा बने। और इशाल बाकी जो टीम सिलेक्शन है उसके ऊपर हम सब बात करते हैं, लेकिन वो सिलेक्टर्स भी खैर कुछ सोच के कर रहे होते हैं, सोच कर ही कर रहे होते हैं, और हमजा भी अपनी सोच जो अपनी राय दे सकते हैं इसमें। हम दोनों को इजाजत दें, अपना बहुत ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।